नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर जो लास्ट ईयर जो पेपर हो रखे हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उस सीरीज को हम कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 यूनिट कर ली है। माइक्रोस्कोपी उसमें जो टेक्निक्स का पार्ट था वो हमने एक वीडियो में डाला है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने आपके प्लांट फिजियोलॉजी हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी तक प्लांट फिजियो के 6 पेपर के अंदर शायद 45 या 46 क्वेश्चन आए आपके पीवाईक्यू के रूप में। मैंने सारे के सारे आपको सोल्व करा दिए। अब देखो, पीवाईक्यू का मतलब मैं ये सब सोल्व क्यों करा रहा हूँ, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो स्टूडेंट पिछले मतलब जो जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे होता ये है कि जब हम किसी एग्जाम की 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं या 1 साल 2 साल से हम कंटिन्यू वे के अंदर हम जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जब एग्जाम टाइम हमारा पास में आता है तो उस टाइम हमें डर सा लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कैसे आएंगे, मेरे नोट से आएंगे या नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें हमें बहुत दुख देती है। मतलब कुछ स्टूडेंट इसमें डिप्रेशन में जाके अपनी जो 1 साल की कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे वो भी इस समय हो नहीं पाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिन जिन स्टूडेंट के अंदर इस प्रकार के थॉट आ रहे हैं कि भाई पेपर का लेवल क्या होगा, तो अगर ऐसे जब जब आप में थॉट आते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि जिसकी तैयारी नहीं होती है उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। तो जिसके मन में मतलब ये डर आ रहा है कि एग्जाम का लेवल कैसा होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, और पेपर मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, मेरे नोट से होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार के विचार आना एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम में टॉप करेगा उसको भी डर लग रहा है, और जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसको भी डर लग रहा है, जिसका सिलेक्शन होगा उसको भी डर लग रहा है। इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब इसका इलाज क्या किया जाए? इसका ट्रीटमेंट एक ही है। आप जब नए ऑब्जेक्टिव मिलाओगे तो हो सकता है आपको डर लगे। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं है तो आप पीवाईक्यू मिला दो। जो अभी तक पीवाईक्यू आ रखे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड की मैं करा रहा हूँ, आप भी देख सकते हो अपने स्तर के ऊपर लैब असिस्टेंट के है, या जो जो जहाँ जहाँ पीवाईक्यू आ रखे आप उनको सोल्व करो। उनको सोल्व करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरे नोट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस अब आपको यही चाहिए। अब आपको अपने अंदर से डर को मिटाना है। जब मैं मेरी तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे माइंड में जो लास्ट वाले जो 30 दिन होते हैं उसमें एक ही था कि क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी, तो मुझे कभी ये मन में विचार नहीं आया कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। मुझे हमेशा यही आता था कि अगर मेरे नोट्स में से अगर पेपर नहीं आया तो किसी के भी नोट्स से पेपर नहीं आएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो मैं हमेशा यही सोचता, भले बाकी वाले उस क्वेश्चन को सोल्व करके आए, मेरे मन में हमेशा यही थिंकिंग होती थी कि अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर पाया तो इस राजस्थान का कोई भी बच्चा या इस एग्जाम में जो जो बच्चे बैठ रहे हो कोई सोल्व नहीं कर पाएगा। अब मैं ये इसको मैं घमंड के सेंस में नहीं कर रहा हूँ, ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जब मैंने इतनी मेहनत की है उस मेहनत के बाद में भी अगर मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, इसका मतलब और किसी से क्वेश्चन ये सोल्व नहीं होना है। आपको अपने आप को खुद को ऐसे समझाना पड़ेगा कि मुझे कैसे इस एग्जाम तक रहना है। देखो बच्चों, एक ये जो लास्ट वाला जो टाइम पीरियड है, ये जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है, इसके अंदर एक अमूमन स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। अभी मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि या कॉल आते हैं, सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब आप प्रैक्टिस के पीछे क्यों भाग रहे हो? प्रैक्टिस आप उस समय करो जब आपको पढ़ने का मूड नहीं हो। कहने का मतलब आप सबका सिलेबस तो पूरा हो गया। जब आपका सिलेबस पूरा हो रखा है तो अब रिवीजन करो। इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जो ये लास्ट का जो टाइम होता है, इसमें जिस स्टूडेंट ने जितना ज्यादा रिवीजन किया उसका ही फायदा है। अब प्रैक्टिस आप उस समय करो जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो, या आप बोर हो रहे हो रिवीजन कर करके, क्योंकि रिवीजन एक बोरिंग प्रोसेस होती है। तो जब आप रिवीजन करके बोर हो रहे हो उस समय आप अपनी प्रैक्टिस को करिए। बाकी मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन को दो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। अब आपको प्रैक्टिस से उतना फायदा नहीं मिलेगा आपकी नेगेटिव मार्किंग के अंदर जितना आपको रिवीजन से मिलने वाला है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से 8 घंटे आप रिवीजन को दो। बाकी का 1 घंटा या 1.5 घंटा आपके पास जो भी है वो आप उसको आपकी प्रैक्टिस में दे दो। बाकी जितनी अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सके तो नए वाले क्वेश्चन लगाना छोड़ दो। जो पुराने एग्जाम में पेपर आ रखे क्वेश्चन आप केवल उसको सोल्व करो। आपने अभी देख लिया पेपर लैब असिस्टेंट का, क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं लेकिन पूछने का जो तरीका होता है वो पूरा चेंज है। तो आप सोच लो कि आपका पेपर कैसा आएगा। पेपर के अंदर अगर किसी को क्वेश्चन एलिमिनेट करने का तरीका पता पड़ जाता है तो उसके लिए वो भी पेपर सिंपल होगा, लेकिन उसके पूछने का जो तरीका होगा वो मतलब थोड़ा लॉजिकल होगा। कहने का मतलब पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये आप सोच के आप अपने माइंड को अभी से उसके अकॉर्डिंग डाल देना कि आपका पेपर टाइम कंज्यूमिंग आने वाला है। उसका इलाज एक ही है
आपको वहाँ पे अपने माइंड को शांत रख के कैसे भी करके उसको सॉल्व करना है और इजी वे के अंदर हो जाएगा। और अब हम आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी एक इम्पोर्टेंट यूनिट के बारे में। एक ही क्लास के अंदर अपन इस यूनिट को पूरा करेंगे। तो आज की हमारी क्लास की हेडिंग है आपके प्लांट डाइवर्सिटी। आपके प्लांट डाइवर्सिटी, उस डाइवर्सिटी के अंदर हम आज पढ़ेंगे प्लांट डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी के अंदर भी हम आज पढ़ेंगे कि एल्गी के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं, ब्रायोफाइट के कितने आए हैं, टेरिडोफाइट के कितने आए और जिम्नोस्पर्म के कितने आए हैं। तो प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ईयर में अभी तक 6 पेपर हुए। इन 6 पेपर के अंदर कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, तो ध्यान रखना इन 6 पेपर में से एल्गी में से आए आपके 9 क्वेश्चन आए, आपके ब्रायोफाइटा में से 3 क्वेश्चन आए, फिर टेरिडोफाइटा में से 7 और फिर जिम्नोस्पर्म में से आए क्वेश्चन नंबर 6। अब आप ध्यान रखना ये जो मैंने लिखे ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये जो पीछे जो मैंने पीपीटी ले रखी उसके क्वेश्चन नंबर है, ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो ये तो क्वेश्चन ये थे आपके 9 क्वेश्चन एलगी से, ये 3 7 और 6 आपने ये आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मिक्स आ रखे हैं। मिक्स का मतलब एलगी ब्रायो टेरिडो जिम्नो को साथ में करके पूछा है। उनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछ रखा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को मिला के एक क्वेश्चन बनाया। एक क्वेश्चन आपके वेस्कुलर टिश्यू से संबंधित बनाया है। एक क्वेश्चन आपके बनाया है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच में उन्होंने कंपैरिजन कराया है। एक क्वेश्चन आपके आया है एल्गी की लाइफ साइकिल से आया है, सॉरी एक क्वेश्चन आपके एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडो और जिम्नो की लाइफ साइकिल के बारे में पूछा है कि एल्गी के अंदर कौन सी लाइफ साइकिल होती है, ब्रायोफाइटा में कौन सी होती है, टेरिडो में कौन सी होती है और जिम्नो में कौन सी होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके डाइवर्सिटी के अंदर कैसे कैसे कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। ये आपको मैंने पूरा उसका क्लासिफिकेशन बता दिया। तो ये टोटल क्वेश्चन होते हैं 29। कितने होते हैं 29। ये 9 3 7 6 और फिर आपके ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन आपके मिक्स आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइटा एक छोटा सा टॉपिक है तो उससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी एल्गी वालों से क्वेश्चन बहुत बराबर आ रहे हैं। और ये सब जब आपके ये चारों के चारों टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होंगे तब आपके ये जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जो कंबाइंड वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब देखो ये जो चारों क्वेश्चन है ना, ये चारों के चारों क्वेश्चन पूरे एक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप इसको रट नहीं सकते हो। अगर आपके एल्गी ब्रायो टेडो जिम्नो चारों टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए तब जाके आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं आज की हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल, क्या पूछा है, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी कहाँ पाए जाते हैं। आप क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी किस में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, आपने पढ़ा होगा एक क्लास होती है क्लोरोफाइसी। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। एक क्लास आपकी होती है क्लोरोफाइसी, उसके बाद फियोफाइसी, उसके बाद में रोडोफाइसी, एक आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको आप बोलते हो साइनोफाइसी बोलते हो। तो क्लोरोफाइसी के अंदर आपको पता है कि जो क्लोरोफिल ए होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है, ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सभी के अंदर पाया जाता है। ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सभी के अंदर पाया जाएगा। अब आप देखो ये अपन यहाँ आप देखोगे जैसे आपके एक सी फाइकोसाइनिन आएगा और एक आपके सी फाइको इरिथ्रिन आते हैं इस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। अब आप देखो इसकी ट्रिक मैं जैसे कभी क्लास में पढ़ाता हूँ। तो क्लोरोफिल आपके क्लोरोफाइसी के अंदर पाया जाएगा पिगमेंट क्लोरोफिल ए के साथ में बी, फिर लिखो सी, फिर लिखो डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन इसने पूछा है कि क्लोरोफिल ए तथा सी कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए तथा सी जो आपके पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फियोफाइसी के अंदर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ रखा है आपके, ये पूछ रखा है जब फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 2011 के अंदर, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके टेक्सोनोमी का, सॉरी ये प्लांट डाइवर्सिटी का। अब इसमें आप ध्यान साथ में ये भी रखना, अपना एक आगे क्वेश्चन और आएगा कि जो क्लोरोफाइसी क्लास होती है इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, इसका संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है। तो आपको पता है कि इसके अंदर एक तो पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है, तो स्टार्च के साथ में इसके अंदर ऑयल की ड्रॉपलेट पाई जाती है, ऑयल की ड्रॉपलेट पाई जाती है, ये इसका हो जाएगा। जब फियोफाइस या ब्राउन एल्गी की बात आती है तो इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो आपकी इसमें एक तो होता है मैनिटोल होता है, एक तो आपके इसमें मैनिटोल, मैनिटोल के साथ में इसके में पाया जाता है लेमिनेरियन पाया जाता है, लेमिनेरियन एल्कोहल, ये लेमिनेरियन है ना, लेमिनेरियन। और आपको पता है कि रोडोफाइसी का क्या होता है, आपको पता है फ्लोरिडीन, फ्लोरिडीन स्टार्च। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ
कि ये जो फ्लोरिडीन स्टार्च है रोडोफाइसी का, जो आपके ये रिजर्व फूड मटेरियल है, इस क्वेश्चन को लैब असिस्टेंट में 2 बार पूछ रखा है, लैब असिस्टेंट में 2 बार, एक बार पूछ रखा आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, और एक बार इसी क्वेश्चन को पूछ रखा आपके ये फर्स्ट ग्रेड में, ये आपके आगे फर्स्ट ग्रेड में आएगा, और इसी क्वेश्चन को पूछ रखा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के एग्जाम के अंदर, इसी क्वेश्चन को पूछ रखा है, वापस इसी सेम क्वेश्चन को पूछ रखा आपके एसीएफ के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए वहां पर रोडोफाइसी के फूड मटेरियल को पूछा गया, इस बात को आप ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फियोफाइसी। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। प्रेजेंट ऑफ आर्चिगोनियम इज द कॉमन फीचर ऑफ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपसे ये सोल्व हो जाएगा। जिसको आता है वो तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अब जिन स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आ रहा या वो कंफ्यूज हो रहे, अब देखो ये क्वेश्चन ये सबने पढ़ रखा आर्चिगोनिया ऊगोनिया, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपने उस प्रकार से पढ़ा ही नहीं है जब आपको मतलब आपको ये सिंपल तरीके से याद हो। अब देखो मैं आपको इसको एक नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। मैं इसकी यहाँ बात करता हूँ, आप इधर देखो। हम सबसे पहले बात करेंगे एक प्लांट की। जब एक प्लांट की बात आती है, आप इसको इजी वे में समझो। एक प्लांट के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, तो आपको पता है कि एक प्लांट के अंदर एक तो होगा आपके मेल सेक्स ऑर्गन, एक तो होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन के साथ में इसमें क्या होगा, तो आपको पता है कि सर अगर प्लांट के अंदर मेल है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, अब ध्यान रखना यहाँ पर, जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये येलो कलर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, अब मैं इसको जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसका एक नाम होता है एंथ्रीडिया। क्या नाम होता है? एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया, कोई भी है। तो ये आपके हो गया मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम। अब इस एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा मेल गैमीट। क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा इसका मेल गैमीट। तो आपको पता है कि एंथ्रीडियम में जो मेल गैमीट बनता है उसका नाम होता है एंथेरोजोइड्स। क्या नाम होता है? एंथेरोजोइड्स, इसका नाम है एंथेरोजोइड्स। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, अब ये एंथ्रीडियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रेजेंट, एंथ्रीडियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एब्सेंट। अब आपके पास में प्लांट ग्रुप के रूप में क्या क्या है, तो एंथ्रीडियम आपके एल्गी में पाया जाएगा, आपके ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा, और टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा। सर एंथ्रीडियम एब्सेंट कहाँ कहाँ है, तो ध्यान रखना जिम्नोस्पर्म के अंदर और एंजियोस्पर्म में। फिर वापस मैं हमेशा कहता हूँ हमारे अंदर क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर एब्सेंट क्यों है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के अंदर ये एडवांस प्लांट ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो एंथ्रीडियम यहाँ पर एब्सेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो गेमिट होता है, जो पोलन ग्रेन है, वो आपके स्टेमन तथा एंथर में जाके बनते हैं, वहां बनते हैं। ये तो आपके हो गया एंथ्रीडिया के बारे में। लेकिन क्वेश्चन किसका पूछा है? क्वेश्चन पूछा है आर्चिगोनियम का, मतलब फीमेल का। अब जब फीमेल की बात आएगी तो फीमेल के अंदर 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। फीमेल प्लांट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक आपके हो जाएगा ऊगोनियम, एक होता है ऊगोनियम, और दूसरे को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। क्या बोलते हैं इसको हम? आर्चिगोनियम, ऊगोनियम और आर्चिगोनियम। अब जब ऊगोनियम की बात आएगी तो ध्यान रखना जो प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप है, ऊगोनियम जो आपके होता है ये किसमें पाया जाएगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट। ऊगोनियम किसमें प्रेजेंट होगा और ऊगोनियम किसमें एब्सेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया आपके। तो ध्यान रखना जो जो प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप है वहां पर ऊगोनियम पाया जाता है। अब सबसे प्रिमिटिव प्लांट आपके एल्गी के अंदर ऊगोनियम पाया जाएगा, बाकी एल्गी में पाया जाएगा। इसके अलावा ये ब्रायोफाइटा में, अब ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा। इसके अलावा ये टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा, और ये जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। अब जब बात आएगी आपके आर्चिगोनियम की, किसकी बात आएगी आपके, जब जब आपके इसमें आर्चिगोनियम की बात आएगी, 1 मिनट रुकना, अपन गलत हो गया है ना, 1 मिनट सॉरी। ये ऊगोनियम जो होता है केवल एल्गी में होता है ना,
मैंने ये भूल से कर दिया। जो ऊगोनियम होता है ये ओनली एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, ओनली एल्गी के अंदर, ओनली एल्गी में ये क्या होता है, पाया जाता है, या ये पाया जाता है ना, ओनली एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, बाकी ये सभी प्लांट ग्रुप में एब्सेंट होगा। अब जब आर्चिगोनियम की बात आएगी, जब आर्चिगोनियम की बात आएगी तो आप देखोगे कि आर्चिगोनियम किसमें प्रेजेंट होता है, तो आप बताओ एल्गी के बाद क्या आता है, तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा में आर्चिगोनियम पाया जाएगा, टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा, मैक्सिमम जिम्नोस मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाएगा। तो सर एब्सेंट कहाँ होगा ये, तो ऊगोनियम आपके एब्सेंट होता है एक एंजियोस्पर्म के अंदर। दूसरा जिम्नोस्पर्म में एक ऑर्डर आता है निटेल्स, क्या आता है, निटेल्स, इस निटेल्स ऑर्डर के अंदर भी ये जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है, इसके अंदर भी ये आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है, क्योंकि ये फिर एडवांस ग्रुप आ गए, तो ये आपके इसके अंदर। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था आर्चिगोनियम के बारे में, तो ध्यान रखना आर्चिगोनियम प्रेजेंट है ब्रायोफाइटा, टेरिडो और मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म के अंदर, और एब्सेंट कहां पर होता है, तो ये एंजियोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होता है, और एंजियोस्पर्म के साथ में जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है निटेस, जो एंजियोस्पर्म के समान होता है, उसके अंदर भी एब्सेंट होता है। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम, ये पूछ रहा है कि आर्चिगोनियम कि आर्चिगोनियम जो है ये कॉमन फीचर किसका है, मतलब सामान्य विशेषता किसकी है, तो हमने अभी पढ़ा था कि आर्चिगोनियम किसमें पाया जाएगा, एल्गी में एब्सेंट होता है, फंगी में भी एब्सेंट होगा, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया, ठीक है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में नहीं होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब आपके मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर क्या होता है, फीमेल वाला ये इंपॉर्टेंट मेल की तुलना में फीमेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल में 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन है। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। नेक्स्ट, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों को, आप इसको इजी वे में कर दोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक प्लेस बाय मींस। तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा जब एल्गी का टॉपिक आपने पढ़ा होगा अपनी थ्योरी के अंदर कि एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं, उसमें बडिंग वाले ये फ्यूजन वाले आते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि 3 टाइप के स्पोर बनते हैं, उसमें एक स्पोर था आपके जू स्पोर था, एप्लोनो स्पोर था, हिप्नो स्पोर था, ये सब आपने एल्गी में पढ़ा होगा। फिर आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ोगे आइसोगेमी होता है, एनाइसोगेमी होता है और ऊगेमस होता है। तो यहाँ पर इसने पूछा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है कि ये होगा जू स्पोर द्वारा। ये गेमी द्वारा कहाँ होगा, या ये है ना गेमी लिखा हुआ ना, तो गेमी द्वारा आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा के अंदर मार्केंसिया में गेमी पाई जाती है, कोनिडिया आपकी फंगी में बनते हैं, ये भी जो बर्ड भी आपके इसमें हो सकती है, ये इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्लेमाइडोमोनास का बर्ड के द्वारा। तो ये जू स्पोर आपके होते हैं इसके अंदर। अब इसका मतलब आपको पता होगा जू स्पोर क्या होता है, ऐसा स्पोर जिसके ऊपर फ्लैजिला पाई जाती है उसको जू स्पोर बोलेंगे, या मैं कह सकता हूँ मोटाइल स्पोर को हम जू स्पोर बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट था आपके प्लेनो स्पोर। इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि म्यूरामी कमल किस शैवाल वर्ग की भित्ति में पाया जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसके ऊपर अपन टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। तो इसका साइनोफाइसी, या इसको आप बोल सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। तो म्यूरामिक एसिड किसका करेक्टर है, ये आपके साइनोफाइसी का। और यही क्वेश्चन वापस आपके पूछ रखा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, साइनोफाइसी की सेल वॉल के अंदर कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो साइनोफाइसी की सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड पाया जाता है। अब देखो ये सब फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र किसमें पाया जाता है। आपने अगर एल्गी की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है तो आपने वहां पर ये क्वेश्चन जरूर, तो आप इसको आराम से सोल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को करो सोल्व, याद करो एल्गी की लाइफ साइकिल को। जिसको आता हो सोल्व कर लो, नहीं आता उसको बता देता हूँ ना। अब देखो जब हम एल्गी की बात करेंगे, जब जब हम एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी के अंदर टोटल 5 टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। टोटल एल्गी के अंदर टोटल कितनी पाई जाती है, एल्गी में टोटल 5 टाइप की क्या पाई जाती है, लाइफ साइकिल। अब देखो फर्स्ट इसमें हो जाएगी
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड आप इसमें देखोगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड आप इसमें देखोगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक। थर्ड इसमें आप देखोगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। के बाद फोर्थ आप इसमें देखोगे हैप्लो बायोन्टिक, हैप्लो बायोन्टिक। और फाइव इसमें आप लास्ट देखोगे डिप्लो बायोन्टिक, डिप्लो डिप्लो बायोन्टिक, सही बात है, डिप्लो बायोन्टिक। अब देखो ये तो लाइफ साइकिल है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हैप्लॉन्टिक, ये एन होगी, डिप्लॉन्टिक ये 2n होगी। उसके बाद में हैप्लो डिप्लो, मतलब इसमें 2n भी होगी और साथ में ये क्या होगी, n भी होगी। उसके बाद में हैप्लो बायोन्टिक, मतलब इसमें 2 बार हैप्लोइड फेज आएगी, 1 बार आपके आएगी डिप्लोइड फेज। फिर इसका ऑपोजिट है डिप्लो बायोन्टिक, बायोन्टिक बाई यानी 2, डिप्लो यानी डिप्लॉन्टिक। तो इस लाइफ साइकिल में 2 बार आएगी डिप्लोइड फेज, 1 बार आएगी हैप्लोइड फेज। अब देखो एग्जाम में हमेशा क्या आते हैं, यहाँ से इसके एग्जाम्पल आते हैं, क्या आते हैं, एग्जाम्पल। अब ध्यान रखना, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होती है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कारा के अंदर, कारा के बाद में क्लेमाइडोमोनास, कारा के बाद में क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा आपके स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा जिग्निमा, जिग्निमा। इसके अलावा आपको मिलेगा ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम। इसके अलावा आप जैसे पढ़ोगे यूलोथ्रिक्स। तो ये सब जो एल्गी है इनके अंदर कौन सी पाई जाती है, आपके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब जब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात आएगी तो इसमें आप एक नाम सुनते हो क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा। क्या नाम है? क्लेडोफोरा ग्लोमेराटा। इसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब इसके अलावा और इसके क्या एग्जाम्पल है? इसके और एग्जाम्पल होंगे आपके, एक तो इसका एग्जाम्पल होगा फ्यूकस, फ्यूकस होगा, फ्यूकस है। इसके अलावा सारगसम है, सारगसम है, फ्यूकस है, सारगसम है। इसके अलावा इसके अंदर आपके एक आता है डाइएटम्स, डाइएटम्स। तो ये इसके एग्जाम्पल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। फिर अगली आती है आपके हैप्लो डिप्लॉन्टिक, सो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब जब डिप्लो हैप्लॉन्टिक की बात आती है तो इसमें आपको एक तो ध्यान रखना अल्वा, क्या ध्यान रखना है? इसका एग्जाम्पल है अल्वा। फिर अगला है एंटेरोमोर्फा, एंटेरोमोर्फा, एंटेरोमोर्फा। इसके अलावा अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल होगा एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है डिप्लोहेप्लॉन्टिक का। इसके अलावा एक इसमें होता है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। और एक इसका हो जाएगा आपके डिक्टियोटा, इसका एग्जाम्पल एक और है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि किस एल्गी के अंदर स्यू एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर स्यू ट्यूब और स्यू सेल, हम दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, स्यू एलिमेंट या चांदनी तत्व बोलते हैं। तो इस लेमिनेरिया एल्गी के अंदर भी स्यू एलिमेंट पाए जाते हैं। अब इसमें है ना ट्रू रूप से कोई स्यू ट्यूब और स्यू सेल नहीं होती है, इसमें केवल इस प्रकार की टिश्यू होते हैं, उसके ऊपर ऐसे पोर पाए जाते, मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसलिए इस एल्गी को बोलते हैं स्यू एल्गी या स्यू एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ अभी आपके बॉटनी वाले प्रोफेसर एग्जाम में कि स्यू एलिमेंट किस एल्गी की विशेषता है, तो लेमिनेरिया की है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है। अगली हमारी लाइफ साइकिल है हैप्लोबायोटिक। इस हैप्लो का मतलब हो गया एन, मतलब हैप्लोइड। बायोटिक मतलब हैप्लोइड साइकिल 2 बार आ रही, ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल एक तो आपने पढ़ रखा होगा बेट्राकोस्पर्मम, बेट्राकोस्पर्मम, बेट्राकोस्पर्मम। इसके अलावा एक इसका दूसरा एग्जाम्पल है नीमेलियोन, नीमेलियोन। क्या एग्जाम्पल है? नीमेलियोन। अगली आती है डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। डिप्लोबायोटिक आपकी हो जाएगी, एकमात्र एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। क्या नाम है? पॉलीसाइफोनिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इस टॉपिक से पूछ रखे हैं।
अब आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि हैप्लोनिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल क्या है। तो आप देखो हैप्लोनिक लाइफ साइकिल में क्या एक्टोकार्पस हैप्लोनिक आती है? नहीं, हमें पता है कि एक्टोकार्पस कहाँ आएगी। एक्टोकार्पस में आपकी लाइफ साइकिल होती है डिप्लोबायोन्टिक होती है। कौन सी होती है? डिप्लोबायोन्टिक होती है। फिर पूछा फ्यूकस, क्या फ्यूकस के अंदर होती है हैप्लोनिक लाइफ साइकिल? नहीं, फ्यूकस हमें पता है यहाँ पर आ रहा है, ये फ्यूकस कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर डिप्लोनिक लाइफ साइकिल होती है। अगला एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, क्या पॉलीसाइफोनिया में हैप्लोनिक लाइफ साइकिल है? नहीं, तो आपको पता है कि पॉलीसाइफोनिया में कौन सी है? डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल है। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है स्पाइरोगाइरा, तो हमने स्पाइरोगाइरा को कहाँ पढ़ा? हमने स्पाइरोगाइरा को पढ़ा था हैप्लोनिक लाइफ साइकिल के अंदर। तो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ये आपके स्पाइरोगाइरा, क्योंकि हमें यही पूछा था ना कि हैप्लोनिक लाइफ साइकिल किस एल्गी के अंदर होती है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस टॉपिक से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया, हर बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। अब हो सके इसको, अब देखो कौन कौन सी पूछ रखे मैं ये बताता हूँ। ये वाला पूछ रखा है एग्जाम के अंदर, तो आप सबसे पहले सीक्वेंस को याद करो। सीक्वेंस बिल्कुल इजी है, पहले हैप्लोनिक फिर डिप्लोनिक, इसका ऑपोजिट, फिर दोनों को साथ में मिलाना, पहले डिप्लो फिर हैप्लो। ध्यान रखना पहले हैप्लो डिप्लोनिक मत करना, डिप्लो हैप्लोनिक है, फिर हैप्लो बायोनिक और डिप्लो बायोनिक। अब इनके एग्जाम्पल ध्यान रखो, आपको रेड एल्गी के दो एग्जाम्पल आते होंगे, एक तो बेट्राकोस्पर्मम जो इससे थोड़ा प्रिमिटिव होता है, तो उसमें 2 बार हैप्लोइड फेज आती है, और अगला हो जाएगा आपके डिप्लो बायोनिक, इसमें आएगा पॉलीसाइफोनिया। फिर ये डिप्लो हैप्लोनिक ध्यान रखना, ये अगर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों को ध्यान रखना, एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया कई बार पूछा हुआ है। फिर डिप्लोनिक के अंदर ये अगर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, फ्यूकस, सार्गसम और डाइटम्स को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये भी कारा भी पूछा हुआ है, क्लेमाइडोमोनास पूछा हुआ है, स्पाइरो वगैरह यहाँ पे पूछ लिया। ऊपर 2 एग्जाम्पल और थे, उडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको पूरा बता दिया A to Z। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर होता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉलीसाइफोनिया में कौन सी लाइफ साइकिल होती है और बेट्राकोस्पर्मम में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि बेट्राकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया की जब आप लाइफ साइकिल बनाओगे ना, आपने ऐसी लाइफ साइकिल बनाई होगी ना, इस प्रकार से आपने पढ़ी होगी, जैसे यहाँ गैमिटोफाइट है, सेक्स ऑर्गन बनेंगे, गैमिट बनेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा और वापिस गैमेटोफाइट बनेगा। ये सब आपने पढ़ रखा, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा ये। अब अगर इस किसी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बेट्राकोस्पर्मम के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोबायोटिक, और पॉलीसाइफोनिया में होती है डिप्लोबायोटिक। अब मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, अगर आपको ये क्वेश्चन पीछे वाला समझ आया तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। करो इसको सोल्व, क्वेश्चन को। जिसको आ रहा है वो कर दो, नहीं आ रहा उसको मैं समझा देता हूँ कैसे है। अब मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो आपको मैं ऐसे सीधा रटने के आधार बता दूंगा कि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ रखा है इसलिए है ना। अगर किसी को समझ नहीं है कैसे होता है तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। मेरे पास 2 एल्गी, एक मेरे पास एल्गी है बेट्राकोस्पर्मम, क्या एल्गी है? बेट्राकोस्पर्मम, स्पर्मम, बेट्राकोस्पर्मम। एक एल्गी का नाम है बेट्राकोस्पर्मम, दूसरी हमारे पास एल्गी जिसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। क्या नाम है? पॉलीसाइफोनिया। हमें पता है कि दोनों एल्गी कौन सी है? रेड एल्गी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बेट्राकोस्पर्मम एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है वो आपकी होती है हैप्लोबायोटिक। कौन सी होती है? हैप्लोबायोटिक, आपने अभी पढ़ा था। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल आपने पढ़ी थी, कैसी होती है? डिप्लोबायोटिक होती है। कैसी होती है? डिप्लोबायोटिक, ये आपको याद होगा। अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ, देखो जब आप इनकी लाइफ साइकिल को पढ़ोगे ना, वहां जैसे इसमें मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, उन दो गैमीट के बीच में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से क्या बनेगा आपको पता है? जाइगोट बनता है। ये चीज आपको यहाँ तक आती होगी ना कि जाइगोट बन गया। अब आपको ये पता है कि जाइगोट कैसे बना वो, क्योंकि दो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिले, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। इस जाइगोट के बाद में 3 C आते हैं। फर्स्ट C आएगा, उसका नाम होगा कार्पोस्पोरोफाइट। क्या नाम होगा? कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, ये आपके फर्स्ट C। इस फर्स्ट C के बाद जो सेकंड C आता है, इस कार्पोस्पोरोफाइट के नीचे लगी होती है कार्पोस्पोरेंजिया। क्या होती है?
कार्पोस्पोरेंजिया, 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 कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरेंजिया। अब इस कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं आपके स्पोर। इसके अंदर क्या बनेंगे? आपके स्पोर बनेंगे। इसमें बनते हैं, सॉरी, कार्पोस्पोर है ना, यहाँ बनेंगे आपके कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोर। और ये कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से आपके बनेगा टेट्रास्पोरोफाइट। क्या बनेगा? टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कहाँ पर हैप्लोइड, कहाँ पर डिप्लोइड। यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर भी सेम, यहाँ बनेगा जाइगोट, ये बना जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? आपके ये वाला सेम बन जाएगा, ये वाला आपके कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट से क्या बनेगा? इसके नीचे कार्पोस्पोरेंजिया। इस कार्पोस्पोरेंजिया नीचे ये सेम आएंगे कार्पोस्पोर, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये टेट्रास्पोरोफाइट। ये सेम सीक्वेंस है ना, ये सब सेम है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन पूछा है आपके, क्वेश्चन क्या था ऊपर देखो, क्वेश्चन ये पूछा था कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर, इसने पूछा है कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर यहाँ जो कार्पोस्पोर बन रहा है, पॉलीसाइफोनिया के अंदर ये जो कार्पोस्पोर बन रहा है, ये एन होगा या 2n होगा, मतलब हैप्लोइड होगा या डिप्लोइड होगा, आपको ये पता करना है। अब जिसको रटना है भाई, क्या देखो आपके पास दो ऑप्शन है कि कार्पोस्पोर या तो होगा बेट्राकोस्पर्मम का, या होगा आपके पॉलीसाइफोनिया का। अब जिसको इसको रटना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बेट्राकोस्पर्मम के अंदर लाइफ साइकिल होती है हैप्लोबायोन्टिक, और पॉलीसाइफोनिया में होती है डिप्लोबायोन्टिक। तो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल है डिप्लोबायोन्टिक, इसलिए कार्पोस्पोर भी बनेगा डिप्लोइड। बेट्राकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल है हैप्लोबायोन्टिक, इसलिए कार्पोस्पोर भी बनेगा हैप्लोइड। अब देखो, आपको ये पता है कि मुझे बताओ जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है। ये तो आपके हो गया कंफर्म, जाइगोट दोनों में 2n होगा। आपको अभी तक ये नहीं पता ये 2n होगा, n होगा या क्या होगा, ये आपको अभी तक पता नहीं है। तो देखो, जाइगोट हमेशा दोनों में क्या होगा? 2n होगा, जब जाइगोट दोनों में 2n है। अब इस क्वेश्चन को समझो आप। अब इस क्वेश्चन को समझो, जब बेट्राकोस्पर्मम की बात आएगी तो बेट्राकोस्पर्मम में इसके जाइगोट के अंदर ही मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन कहाँ पे होता है? इसके जाइगोट के अंदर होता है। अब जब जाइगोट में मियोसिस हुआ तो ये क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। ये भी एन बन जाएगा, और टेट्रास्पोरोफाइट भी एन बन जाएगा। तो ये तो आपके बात हुई है बेट्राकोस्पर्मम में मियोसिस इसके जाइगोट के अंदर होता है, इसलिए मियोसिस के बाद में जो जो स्ट्रक्चर बनेगी सब एन बनेंगे। तो ये तो आपका था लॉजिक, मतलब एक समझने के अकॉर्डिंग कि इसमें कार्पोस्पोर एन क्यों होता है। अब जब आपके बात आएगी, अब जब आपके पॉलीसाइफोनिया की बात आएगी, तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर जब इसके अपन इसके कार्पोस्पोर को देखेंगे, तो इसका जो कार्पोस्पोर होता है, सॉरी, इसका जो जाइगोट होता है, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। इसकी संख्या बढ़ती है, फिर ये कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। इसमें माइटोसिस हुआ तो ये 2n बनेगा। इसमें भी ये माइटोसिस है तो 2n बनेगा। यहाँ पर भी ये 2n बनेगा। अब यहाँ होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। यहाँ जब मियोसिस होता है तो जो टेट्रास्पोरोफाइट बनता है वो जाके एन बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर किस प्रकार का होता है? आपको पता है ये 2n होगा। 2n क्यों? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस कार्पोस्पोर के बाद में हो रहा है, और यहाँ पर मियोसिस कार्पोस्पोर से पहले हो रहा था, इसलिए बेट्राकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर होगा हैप्लोइड, और जब कार्पोस्पोर की बात आएगी आपकी पॉलीसाइफोनिया की, उसका होगा आपके डिप्लोइड। इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूं कि मैं ये समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा कि कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया का हो जाएगा हैप्लोइड, सॉरी डिप्लोइड। और अगर यही पॉलीसाइफोनिया का डिप्लोइड है, अगर यही क्वेश्चन होता बेट्राकोस्पर्मम का हो जाता हैप्लोइड। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ रखा है ये क्वेश्चन सेम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। भूरी शैवाल में मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से है? ये मैंने आपको अभी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2011 वाले पेपर का। ये वापिस एक क्वेश्चन और आया, कहने का मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ हमारा ये। तो पूछा किसका है? ब्राउन एल्गी का, और ब्राउन एल्गी हम बोलते हैं फियोफाइसी। तो हमें पता है कि फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए तथा सी पाए जाते हैं, साथ में फ्यूकोजैंथीन। तो राइट आंसर है ये।
अब मुझे बताओ क्लोरोफिल ए और बी कहाँ पाए जाएंगे? तो हमने कहा था कि ये ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। ए और डी कहाँ पाए जाते हैं? ए और डी हमारे रेड एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। और ए और ई कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके जेंथोफाइसी के अंदर पाए जाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, पहले पढ़ो अच्छे से फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निम्न कथनों के आधार पर सहवाग का वर्ग पहचानिए। आपको पहचानना है कि सहवाग, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं ना 4 स्टेटमेंट, ये किस सहवाग के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट पढ़ो आप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर। ये तो हमें पता है कि ये सब एल्गी में पाया जाता है, मतलब ग्रीन एल्गी में होगा, फियो में होगा, ऐसे होगा, लेकिन रोडो में नहीं, ध्यान रखना वहाँ। फिर आया कि सेल वॉल के अंदर उसका जो सेल वॉल में जो इनर वाला पार्ट होता है वो सेलुलोज से बना होता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आपकी पेक्टोज से बना होता है। यहाँ से हम अभी तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं। फिर कहा कि पायरेनोइड्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो हमें पता है कि एल्गी के अंदर पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद दे रखा है कि इसकी एग्जाम्पल दिए कि स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास और वोल्वोक्स। तो हमें पता है कि क्लेमाइडोमोनास आ गया, स्पाइरोगाइरा आ गया, वोल्वोक्स, कारा, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लोरोफाइसी के। किसके है? क्लोरोफाइसी के। अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे, नीचे एल्गी के नाम दे रखे थे, फिर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी एल्गी क्लोरोफाइसी का मेंबर नहीं है। तो ध्यान रखना, जो कारा था पहले इसको क्लोरोफाइसी में रखा जाता था, लेकिन अब इस कारा को क्लोरोफाइसी के अंदर नहीं रखा जाता है। इसके लिए अलग से क्लोरोफाइसी फैमिली बनाएगी, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। कारा अब वर्तमान में क्लोरोफाइसी में नहीं है, मैं वापिस से कह रहा हूँ क्लोरोफाइसी के अंदर है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछ रखा पहले से ही, लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। ये भी सेम, मतलब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को पूछा गया। आपको ये पढ़ना है और नीचे आंसर देना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। हो गया? अब देखो क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि प्लांट बॉडी थैलोइड है, ठीक है, हम मानते हैं कि ब्रायोफाइटा के अंदर ये पूरा, अपने ब्रायोफाइटा के ऊपर ध्यान रखना। तो प्लांट बॉडी थैलोइड है, तो हमें पता है कि थैलोइड का मतलब इसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं होती, ट्रू। उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन या गैमी। ये भी ब्रायोफाइटा के अंदर, मार्केंसिया ग्रुप के अंदर होता है, हम देखते हैं। इसके साथ में ये मोसेस के अंदर भी होता है, लेकिन हिपेटिकोप्सिडा उसमें ये सब, एंथोस्रोपसीडा के अंदर गेमी नहीं बनती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और हिपेटिकोप्सिडा और मोसेस के अंदर ये बनती है। फिर दे रखा है कि स्पोरोफाइट के अंदर फुट सीटा कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। इसका मतलब हिपेटिकोप्सिडा हम पढ़ते हैं कि रिक्शिया के अंदर ओनली कैप्सूल पाया जाता है। हमने मार्किन से हम पढ़ा, वहाँ कहीं कहीं सीटा वेल, मतलब वेल तरीके से डेवलप नहीं होता है। लेकिन जब मोसेस की बात आती है, जो एडवांस ब्रायोफाइटा ग्रुप है, उसके अंदर फुट सीटा कैप्सूल पूरी तरीके से पाए जाते हैं। फिर इसने दे रखा है मोइस एंड शेडी हैबिटाट। हमें पता है कि अगर ये फर्न होता, अगर ये टेरिडोफाइटा होता, तो ये टेरिस्टियल या मतलब डेजर्ट, या ये मतलब एक पूरा स्थलीय पादप होता। लेकिन ये जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर छाया होती है, वहां पर पाया जाता है। तो हमें पता है कि वहां पर कौन पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में हमारे पास लीवर वर्ड भी है और ये मोसेज भी, दोनों ब्रायोफाइटा है। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, फुट सीटा कैप्सूल, ये केवल आपके मॉस के अंदर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके मॉस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोसेज। क्योंकि अब देखो लीवर वेट इसलिए नहीं है क्योंकि लीवर वेट के अंदर मतलब हिपेटिकोप्सिडा की बात हो रही है, तो हिपेटिकोप्सिडा के अंदर फुट सीटा एब्सेंट होते हैं। जैसे आप रिक्सिया की बात कर लो, जो उसका एक कॉमन प्लांट है, उसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। तो स्पोरोफाइट वेल डेवलप कहाँ होगा? आपके मोसेज के अंदर होगा। तो स्पोरोफाइट के अंदर फुट सीटा कैप्सूल पाए जाते हैं मोसेज के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा मोसेज। अब जिम्नोस्पर्म इसलिए नहीं है कि जिम्नोस्पर्म डेजर्ट के अंदर पूरा स्थलीय पादप, उसे किसी भी प्रकार की छाया की या नमी की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। विच स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन इन मोसेज। मोस में लैंगिक अंग किस अवस्था में पाए जाते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ब्रायोफाइटा को, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। मैं जिसको आता है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, वो सोल्व कर लो, बाकी मैं बता देता हूँ।
सामने देखो, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है, देखो जो स्पोर होता है इसका जो जर्मिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। इसका जो जर्मिनेशन होता है वो आपके कितने टाइप का होता है? दो टाइप का जर्मिनेशन इसके अंदर ब्रायोफाइटा में। एक आपके होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन, डायरेक्ट, और एक आपके हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट। अब आपको पता है कि जब भी स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो किसका निर्माण होगा? तो आपको पता है कि गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, ये होता है ना। और गैमेटोफाइट के ऊपर लगते हैं गैमीट बनते हैं, गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, गैमीट के फ्यूज होने से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के अंदर स्पोर मदर, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरोफिल होगी, उसके नीचे स्पोरेंजिया होगी, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होगी, मियोसिस होगा, उससे ये बनेगा, स्पोर बनेगा। तो ये आपकी लाइफ साइकिल होती है। तो आपको पता है कि स्पोर के जर्मिनेशन से किसका निर्माण होगा? तो स्पोर के जर्मिनेशन से आपके निर्माण हो रहा है गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है। अब देखो, आपको पता है कि ब्रायोफाइटा में तीन क्लास है। फर्स्ट क्लास होती है हिपेटिकोप्सिडा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, और दूसरी क्लास है एंथोस्क्रोटोप्सिडा, और एक क्लास होती है आपके लास्ट वाली, उसको बोलते हैं हम मोसेज। जब बात आएगी हिपेटिकोप्सिडा तथा एंथोस्क्रोटोप्सिडा की, तो यहाँ पर जो ये स्पोर होगा, ये स्पोर डायरेक्ट जाके किसका निर्माण करेगा? गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। स्पोर के जर्मिनेशन से किसका निर्माण होगा? गैमेटोफाइट का। मतलब स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना रहा है हिपेटिकोप्सिडा तथा एंथोस्क्रोटोप्सिडा के अंदर। जब बात आएगी ब्रायोफाइटा के एडवांस ग्रुप की, जो इसका मोसेज है, तो मोसेज के अंदर स्पोरोफाइट का जो जर्मिनेशन होता है, पहले एक इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे पूरी वेल डेवलप नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। मतलब स्पोर ने पहले जर्मिनेशन करके प्रोटोनीमा बनाया, अब ये जो प्रोटोनीमा होता है ये वापस अब जाके बनाएगा गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा ये? अब गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ध्यान रखना, हिपेटिकोप्सिडा तथा एंथोस्क्रोप्सिडा के अंदर स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। वहीं ब्रायोफाइटा का जो एडवांस ग्रुप है मोसेज, उसके अंदर स्पोर का इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अंकुरण होता है। पहले वो एक बनाता है स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा के बाद बनता है गैमेटोफाइट। अब देखो आपके मन में, सर ये प्रोटोनीमा और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंट है, तो ध्यान रखो। जो प्रोटोनीमा होती है ना, ये जो आपके प्रोटोनीमा है, ये जो प्रोटोनीमा स्टेज है, इसके ऊपर लीफ एब्सेंट होती है, ध्यान रखना, लीफ एब्सेंट होती है। इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ये प्रोटोनीमा भी एन होती है। और ये जो लीफी स्टेज है, अब ध्यान रखना, ये जो ब्रायोफाइटा की गैमेटोफाइट स्टेज है, इसके ऊपर लीफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लीफ प्रेजेंट होती है। और क्या पाया जाता है? और इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये भी आपके कैसा होता है? एन होता है। पूरे प्लांट किंगडम के अंदर जैसे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, एकमात्र ब्रायोफाइटा में मोसेज का गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर लीफ पाई जाती है। बाकी लीफ प्लांट किंगडम के अंदर किसी भी गैमेटोफाइट भी आपको नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्लांट ग्रुप के अंदर गैमेटोफाइट के ऊपर लीफ पाई जाती है? बाकी किसी भी, इस अर्थ पे जितने भी प्लांट है, किसी के भी गैमेटोफाइट के ऊपर लीफ नहीं पाई जाएगी। केवल ब्रायोफाइटा के मोसेज के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है, इसके ऊपर लीफ पाई जाती है। आया समझ में? अब देखो, मैंने यहाँ ये भूल से लिख दिया है, ये लीफ एंथोस्क्रोप्सिडा तथा इस हिपेटिकोप्सिडा में लीफ नहीं पाई जाएगी। यहाँ जो ये गैमेटोफाइट बना है, इसके ऊपर लीफ पाई जाती है और सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। सर प्रोटोनीमा और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंट है? कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट बिल्कुल नॉर्मल है। दोनों ही गैमेटोफाइट के रूप है। कहने का मतलब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इसके ऊपर लीफ पाई जाती है गैमेटोफाइट पे, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसका मतलब गैमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। प्रोटोनीमा ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन इसके ऊपर लीफ एब्सेंट होती है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा आप देखो, मॉस में लैंगिक अंग किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया ना कि एम का मतलब मॉस, मॉस में लैंगिक अंग प्रोटोनीमा पे नहीं, गैमेटोफाइट पे पाए जाते हैं। तो इसने में आपने अभी मैंने आपको पूरा बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा लीफी स्टेज। यहाँ देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है। लीफी स्टेज का मतलब है गैमेटोफाइट, क्योंकि मोस के अंदर लीफी स्टेज की गैमेटोफाइट होती है।
और वापिस देखो मैक्सिमम बच्चे ये करके आए, बोथ ऑफ द स्टेज, दोनों स्टेज में नहीं होता प्रोटोनिमा, इसका एक अल्प विकसित रूप होता है गैमेटोफाइट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीफी स्टेज। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? बिल्कुल नॉर्मल है, करो सोल्व इसको। अब देखो आपने पढ़ा होगा एल्गी के अंदर कि एल्गी के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम एल्गी में पढ़ते हैं कि एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। एक होता है आइसोगेमी, दूसरा होता है एन आइसोगेमी और तीसरा होता है ऊगेमस टाइप का। तो एल्गी में तीनों पाए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ब्रायोफाइटा में कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना ब्रायोफाइटा में होता है ऊगेमस टाइप का। सर ऊगेमस का मतलब क्या है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल मतलब है। ऊगेमस का मतलब है इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये आपके क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, ये आपके मोटाइल होता है। और ये मोटाइल साथ कैसा, ये स्मॉल होता है। कैसा होता है, मोटाइल और स्मॉल होता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, नॉन मोटाइल होता है। और दूसरा ये कैसा होता है, ये मेल की तुलना में कैसा होता है, लार्ज होता है। इसका मतलब अगर फर्टिलाइजेशन करना है, अगर दोनों के बीच में फ्यूजन होना है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो इस मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक जाना पड़ेगा। फीमेल गैमीट कभी आगे से कोई अप्रोच नहीं करेगा, मेल को ही अप्रोच करनी पड़ेगी फीमेल तक जाने के लिए। अब देखो एनिमल के अंदर ही आप पूरे इवोल्यूशन को देखो, आप नेचर को देखो कि हमारे अंदर जैसे हम ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है। हमारे अंदर भी मेल गैमेट स्पर्म होता है, वो आपके मोटाइल होता है, और जो नॉन मोटाइल फीमेल में होता है एग होता है, तो वो भी स्पर्म एग तक जाता है, न कि एग स्पर्म तक आती है, न कि एग स्पर्म तक आता है। तो मतलब हमारे अंदर भी ऊगेमस टाइप का होता है। तो मतलब नेचर ने या इवोल्यूशन ने मेल का नेचर ही ऐसा बनाया है कि वही आगे से अप्रोच करेगा। आप रिलेशन में देख लो, बाहर जैसे कोई कोई किसी को लाइक करता है या कुछ भी हो, तो वहां पर मेल ही सबसे पहले उसको ये अप्रोच करने का ट्राई करता है। अब आज के टाइम में उल्टा हो गया वर्तमान में, लेकिन मैक्सिमम आप केस में देखोगे हमेशा मेल जो होता है वही फीमेल को अप्रोच करता है, क्योंकि इवोल्यूशन ने उसको बनाया ही ऐसे, इवोल्यूशन ने उसके अंदर इस प्रकार के हार्मोन बनाए हैं कि वही पहले अप्रोच करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में भी है और वुमन के अंदर भी यही होता है। मतलब फ्यूजन करने के लिए मेल को फीमेल के पास जाना ही पड़ेगा, फीमेल मेल के पास नहीं आने वाली है। अब जब ये यहाँ तक चला जाएगा तो इन दोनों के बीच में हो जाता है फर्टिलाइजेशन, फिर आगे जाइगोट एम्ब्रियो सब वो बन जाता है, नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। इसका हो जाएगा ऊगेमस। इनके मतलब आपको पता है, आइसोगेमस क्या है, एनाइसोगेमस क्या है, सब आपको पता है। अगला है वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन। अब मैं इसमें क्या बताऊं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि वेस्कुलर टिश्यू किस में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि वेस्कुलर टिश्यू क्या फंगी में होते हैं, एल्गी में होते हैं, नहीं होते हैं। क्या एल्गी में होते हैं, नहीं होते हैं। क्या ब्रायोफाइटा में होता है, नहीं होता है। टेरिडो में होता है, जिम्नो में होता है, एंजियो में होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर वेस्कुलर बंडल सबसे पहले टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो में क्यों आए, यहाँ क्यों नहीं आए? क्वेश्चन आना चाहिए माइंड के अंदर कि सबसे पहले ये टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में क्यों आए। इसका कारण ये है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो हमेशा पाए जाते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। ध्यान रखना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर। क्या मुझे बताओ एल्गी, ब्रायोफाइटा या फंगी के अंदर क्या स्पोरोफाइटा फेज डोमिनेट थी? क्या यहाँ पर स्पोरोफाइट फेज इतनी विकसित थी कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाए? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं, एल्गी, ब्रायोफाइटा और फंगी के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेट होती है या वो ज्यादा डेवलप होती है, इसलिए वहां पर वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण ये है कि इन प्लांट, ये जो एल्गी, ब्रायो और जो छोटे छोटे प्लांट है प्रिमिटिव, ये ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते हैं, तो इनको है ना वो वहां पर ये मतलब इनकी प्लांट बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ये पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, एक रीजन ये भी है। और तीसरा रीजन है कि वेस्कुलर बंडल वहां पाए जाएंगे जहां पर रूट पाई जाती हो। क्या एल्गी और ब्रायोफाइटा में रूट होती है? ट्रू, नहीं होती है। और टेरिडोफाइटा के अंदर रूट का डेवलप, मतलब रूट वहां डेवलप होती है, क्योंकि टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट के अंदर रूट, स्टेम तथा लीफ पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। तो ध्यान रखना, किसी को इंटरव्यू में पूछा हुआ है कि वेस्कुलर बंडल गैमेटोफाइट में होते हैं या स्पोरोफाइट में होते हैं,
और फिर पूछा हुआ क्यों होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर। तो लॉजिक ये है कि सर स्पोरोफाइट के अंदर रूट, स्टेम तथा लीफ पाई जाती है और वेस्कुलर बंडल रूट तथा स्टेम के अंदर पाई जाती है। आया समझ में आपको? बाकी रटने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जहां स्पोरोफाइट डोमिनेट होगा वहां वहां वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। इसको ऐसे कनेक्ट किया करो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के साथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा जिम्नोएंजियो। टेरिडोफाइटा मुख्य पादप शरीर, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन पूछ रखा है CSR नेट के बी पार्ट के अंदर, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था कि टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या है। सोल्व करो। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं उनको एक इसका लॉजिक बता देता हूँ। अब देखो, जब बात आएगी एल्गी की, इसको सोल्व कर जिसको आता हो। जब हम एल्गी से चलना शुरू करेंगे हम आएंगे एंजियोस्पर्म की ओर। किधर आएंगे हम? एंजियोस्पर्म की ओर। जब सॉरी 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 जब हम एल्गी से चलना शुरू करेंगे हम एंजियोस्पर्म की आएंगे। तो ध्यान रखना, जब आप एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर जाओगे तो जो गेमिटोफाइट होता है, जो गेमिटोफाइट होगा ये तो आपके रिड्यूस होगा, मतलब ये धीरे धीरे अल्प विकसित होगा। और जो स्पोरोफाइट होगा, जो स्पोरोफाइट होगा ये आपके क्या होगा? स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ये विकसित ज्यादा होगा। वापिस से कह रहा हूं, जब हम एल्गी से जाएंगे एंजियोस्पर्म की ओर तो गैमेटोफाइट का विकास धीरे धीरे कम होगा, स्पोरोफाइट का विकास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। अब मेन प्लांट बॉडी का मतलब ये हुआ ना कि डोमिनेंट बॉडी है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, एल्गी से एंजियोस्पर्म जाएंगे तो गैमेटोफाइट का विकास धीरे धीरे कम होगा। एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। उसके बाद आता है आपकी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होगी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। उसके बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म की भी सॉरी एंजियोस्पर्म की क्या होगी? आपके स्पोरोफाइट होगी। अब देखो, ये तो आपकी होगी मेन प्लांट बॉडी। अब देखो आप, धीरे धीरे गैमेटोफाइट का विकास कम हो रहा है, यहाँ आते ही गैमेटोफाइट पूरा रिड्यूस हो गया, स्पोरोफाइट डोमिनेट हो गया। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है कि गैमेटोफाइट पे कौन, मतलब कौन सी पीढ़ी किस पे निर्भर करती है, तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभार। अब ध्यान रखना, यहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इसका मतलब स्पोरोफाइट इसके ऊपर निर्भर कर रहा है ना। इसका मतलब ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पर निर्भर है। ये आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जब बात आएगी आपके ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इसका मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम टेरिडोफाइटा में आएंगे तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और इसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके गैमेटोफाइट, लेकिन नहीं, टेरिडोफाइटा के अंदर न तो गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर, न स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। आया समझ में? ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना। टेरिडोफाइटा के अंदर गैमेटोफाइट तथा स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट 50-50% होता है। इसका मतलब इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है और ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब वापस देखो आप, अब हम आएंगे गैमेटोफाइट पे। तो गैमेटोफाइट के ऊपर भी सॉरी जिम्नोस्पर्म के अंदर भी गैमेटोफाइट डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट के ऊपर, और इस पे भी डिपेंड करेगा ये स्पोरोफाइट के ऊपर। इसका मतलब मैं बोलता हूं मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोरोफाइट पे डिपेंड करते हैं। अब वापस किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे एडवांस गैमेटोफाइट किस प्लांट में पाया जाता है, तो सबसे एडवांस जो गैमेटोफाइट है मुझे देख के बताओ। हम इधर जा रहे हैं तो गैमेटोफाइट धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब सबसे एडवांस एल्गी में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एल्गी के अंदर सबसे एडवांस गैमेटोफाइट होता है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ सबसे अल्प विकसित गैमेटोफाइट किसमें होता है, तो सबसे अल्प विकसित गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। यहां तक आया समझ में? अब आपने क्वेश्चन देखा होगा एक ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से संबंधित, आगे एक आएगा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे
क्वेश्चन ये आता है कि ब्रायोफाइटा के अंदर लाइफ साइकिल कौन सी पाई जाती है और टेरिडोफाइटा के अंदर लाइफ साइकिल कौन सी पाई जाती है। अब देखो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक आपकी होती है हैप्लोबायोटिक, क्या नाम है, हैप्लोडिप्लोटिक, सॉरी हैप्लोडिप्लोटिक, और एक आपकी होती है डिप्लोहैप्लोटिक, डिप्लोहैप्लोटिक, डिप्लोहैप्लोटिक। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि ब्रायोफाइटा के अंदर एक ऑप्शन आपके पास ये है, एक ऑप्शन ये है कि ब्रायोफाइटा के अंदर इनमें से कौन सी लाइफ साइकिल होगी और टेरिडोफाइटा के अंदर इनमें से कौन सी लाइफ साइकिल होगी। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। मुझे बताओ, आप देखो इसको रटो मत, इसको समझो। ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इसका मतलब मेन प्लांट बॉडी जो होगी उसका नाम पहले आएगा। तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट मैन होता तो हमने हैप्लो पहले लिखा, स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड है, हमने लास्ट में लिखा डिप्लोटिक स्पोरोफाइट। अब बात आएगी टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो डिप्लो पहले आएगा। अब आपको आया समझ में हैप्लो पहले क्यों आता है, डिप्लो पहले क्यों आता है। हैप्लो पहले इसलिए आता है कि ये इसकी मेन प्लांट बॉडी की बात हो रही है। टेरिडोफाइटा में डिप्लो पहले इसलिए आया कि स्पोरोफाइटिस में मेन प्लांट बॉडी होती है। एक साथ में आपके मैंने इतने पूरे जो भी आपके कंफ्यूजन थे दूर कर दिए। इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे बताओ अब। मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइटा, इसने क्या पूछा है, मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइटा, तो हमें पता है कि टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट होती है, ये आपकी स्पोरोफाइट होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या इक्विसिटम मोनोकोट है, नहीं, हमें पता है कि इक्विसिटम किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। क्या साल्विनिया टेरिडोफाइटा है, हाँ ये बात सही है, साल्विनिया टेरिडोफाइटा है। क्या फ्यूनेरिया मोस है, हाँ ये बात सही है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा के अंदर आता मोस है। क्या लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी, ये बात भी सही है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें पता है कि इक्विसिटम जो होता है जिसको हम हॉर्स टेल बोलते हैं, हॉर्स टेल बोलते हैं, मतलब घोड़े की पूंछ के समान इसके स्टेम होता है, इसको हम बोलेंगे, इसका राइट आंसर होगा हमारे इक्विसिटम। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आपके स्टील के बारे में, अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। ये शायद 2018 वाली है उस एग्जाम के अंदर है, वापिस अभी आपके जो 2024 वाला एग्जाम हुआ था, सॉरी ये 22 वाला, उसमें वापिस पूछा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अगर आपको आता हो तो, बाकी मैं बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा के अंदर एक आती है स्टीलर थ्योरी, आपने पढ़ रखी, मैं यहाँ कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, केवल समझा दूंगा। आपने पढ़ी होगी स्टीलर थ्योरी। उस स्टीलर थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। उनमें से एक स्टील आता है प्रोटो स्टील। ये जो प्रोटो स्टील होता है इसके होते हैं आपके चार टाइप होते हैं ना, कितने होते हैं, चार टाइप। फर्स्ट आपके होता है हैप्लो स्टील, क्या होता है, हैप्लो स्टील। दूसरा इसमें एक आएगा एक्टिनो स्टील। एक इसमें आपके तीसरा आएगा प्लेक्टो स्टील, प्लेक्टो स्टील। और एक आपके इसमें आता है लास्ट वाला प्लेक्टो, एक्टिनो प्लेक्टो मिक्स स्टील, हाँ अब मुझे याद आया। एक है आपके मिक्स्ड स्टील। तो देखो प्रोटो स्टील, अब जब प्रोटो स्टील क्या है, ये सब बात की बात है, आप जब आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा। प्रोटो स्टील के चार चार टाइप होते हैं, हैप्लो स्टील, हैप्लो स्टील, की करना है ना यहाँ पे, स्टील, स्टील, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, और ये मिक्स स्टील। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे आपने एग्जाम्पल ध्यान रखना लाइफ साइकिल में, या एग्जाम्पल जब हैप्लो स्टील की बात आएगी तो आप याद करो जो आपकी प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है, आप प्रिमिटिव टेरिडोफाइट को याद करो। तो आपको पता है कि उसमें एक आपके आएगा राइनिया, एक आता है आपके राइनिया, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक इसमें आता है हॉर्नियोफाइटोन आता है। दूसरा इसमें आप पढ़ोगे साइलोटम, साइलोटम। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सॉरी लाइकोपोडियम होगा ना, लाइकोप्सिडा क्लास का नाम है, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे, लाइकोपोडियम। एक आपने पढ़ा होगा सिलेजिनेला,
तो ये जो टेरिडोफाइटा है इसमें होता है हैप्लोस्टिल। अगला आता है एक्टिनोस्टिल। तो एक्टिनोस्टिल होता है आपके लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर, लाइकोपोडियम सेरेटम। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। अगला आता है प्लेक्टोस्टिल, ये आपके होगा लाइकोपोडियम क्लेवेटम, क्लेवेटम। और एक आपके आता है मिक्स स्टील, ये आपके होगा लाइकोपोडियम सरनम। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन पूछा है सही युग्म का चयन करो। सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है उनके अंदर पाया जाएगा सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील, जिसको बोलेंगे हैप्लो स्टील। राइनिया में पाया जाएगा, एच का मतलब होर्नियोफाइटोन में पाया जाएगा, स्टाइलोटम में पाया जाएगा, लाइकोपोडियम में पाया जाएगा और सिलेजिनला में पाया जाएगा हैप्लो स्टील। दूसरा टाइप है एक्टिनो स्टील, इसका मतलब होता है स्टार लाइक। अब स्टार की स्पेलिंग क्या START है, तो आप देख लो START, मतलब याद करने के लिए ध्यान रखना। लाइकोपोडियम की 3 जातियां आ रही है। लाइकोपोडियम जीनस तो लाइकोपोडियम, 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 लेकिन यहाँ स्पीसीज इसकी जाति चेंज हो रही है, सेरेटम, क्लेवेटम और सरनम। तो ध्यान रखना जब बात आती है एक्टिनोस्टिल की, उसमें पाया जाएगा लाइकोपोडियम सेरेटम। इसमें एक्टिनो का मतलब स्टार लाइक, तो इसमें स्टार की स्पेलिंग पूरी आ रही है। फिर है प्लेक्टो स्टील। अब आप नाम को प्लेक्टो का मतलब इसमें ये प्लेट अपने प्लेट के समान होता है। तो आप जब इस नाम को बोलोगे ना क्लेवेटम, मतलब ऐसे आ रहा है जैसे हम कोई प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर प्लेक्टो स्टील होगा आपके। और मिक्स स्टील आपके पाया जाएगा सरनम के अंदर। लाइकोपोडियम सरनम के अंदर क्या होता है, एक मिक्स स्टील होता है। ये एग्जाम देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 क्वेश्चन, एक ये आया, एक अभी आगे और आएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से ये वाला, ये लाइकोपोडियम की 3 जातियों, ये पूछ रखा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। इधर ये स्टील के नाम दे रखे थे और सामने इसके एग्जाम्पल दे रखे थे। तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पूछा क्या अपन को, करेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है। अब देखो सबसे पहले दे रखा है प्लेक्टो स्टील। क्या प्लेक्टो स्टील पाया जाता है लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर? हमने कहा था कि प्लेक्टो स्टील क्लेवेटम के अंदर होता है, इसका मतलब ये गलत है। एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील किसमें पाया जाता है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। क्या एक्टिनो स्टील क्लेवेटम में होता है? नहीं, ये बात भी गलत है। मिक्स प्रोटो स्टील, मिक्स प्रोटो स्टील क्या लाइकोपोडियम सरनम में होता है? तो हमने कहा कि मिक्स प्रोटो स्टील लाइकोपोडियम सरनम के अंदर होता है, इसका ये सही हो जाएगा। ये आपके एम्फीबोलिक साइफोनो स्टील, ये भी इसके बाद में ये गलत है, क्योंकि सिलेजिनला के अंदर आपके होता है आपके हैप्लो स्टील पाया जाता है। बाकी ये साइफोनो स्टील है ना, ये इसके आगे वो टाइप होते हैं, वो जब आपने स्टीलर थ्योरी पढ़ी होगी टेरिडोफाइटा के अंदर, उसमें क्वेश्चन पूछे होंगे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको मिलेगा एमएससी लेवल या यूजी लेवल के ऊपर मिलेगा आपको। उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी है ना, कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं का पूछा है। पहला पूछा है इन साइलोप्सिडा रूट आर प्रेजेंट, ठीक अभी छोड़ो उसको। स्पिनोप्सिडा, इसके अंदर आपके आता है इक्विसिटम आता है, इसमें इसका जो मेल गैमीट होता है एंथ्रोजोइड से वो मल्टीफ्लोरिलेट, ये बात सही है। इन टेरिडोप्सिडा यंग फ्रॉन्ट्स, मतलब उसकी लीफ के बारे में बात हो रही, फ्रॉन्ट्स आर सर्सिनेटली कोइल्ड, इसका मतलब जो यंग जो लीफ होती है वो ऐसे कोइल्ड होती है आपके, ये बात भी सही है। लाइकोप्सिडा, इसके अंदर आपके लाइकोपोडियम आएगा, सिलेजिनला आएगा, आइसोइटिस आएगा, स्टाइलिस आएंगे। इसके अंदर प्लांट होमोस्पोरस होता है और हेटेरोस्पोर होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम जो होता है वो तो होता है होमोस्पोरस, लेकिन जो सिलेजिनला होता है ये आपके होगा हेटेरोस्पोर। तो बात सही है कि लाइकोप्सिडा ग्रुप के अंदर होमोस्पोरस तथा हेटेरोस्पोर दोनों प्लांट आते हैं, लेकिन साइलोप्सिडा के अंदर रूट आर प्रेजेंट नहीं होती है वेल डेवलप्ड। तो इसका कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सिलेजिनला का तेराकोशिकीय नर गैमेटोफाइट, राजस्थान में एक बार ये पूछा हुआ और एक बार यूपी एग्जाम में ये पूछा हुआ, वहां पर सिलेजिनला के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको सोल्व किया जाए। देखो मैं बता देता हूँ ना आपको एक शॉर्ट में। जब बात आएगी आपके सिलेजिनला की, जब आपके सिलेजिनला की बात आती है, अब इसके बाद इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें खूब है, जब आपने पढ़ी होगी। इसका जो मेल गैमीट होता है, सिलेजिनला का जो मेल गैमीट होता है,
इसके अंदर आपके पाई जाती है टोटल 13 सेल। कितनी सेल होती है? 13 सेल होती है। अब ये 13 सेल जो होती है डिवाइड होती है, एक तो आपकी डिवाइड होती है प्रोथेलियल सेल के अंदर, प्रोथेलियल प्रोथेलियल सेल। तो प्रोथेलियल सेल होती है, ये होती है एक सेल होती है। पीछे आपकी इसमें बची है 12 सेल, है ना। पीछे ये जो 12 सेल होती है आपके, इसमें 12 को इसको डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट के अंदर। सॉरी, ये जो पीछे जो 12 सेल होती है इसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियल सेल। क्या बोलेंगे हम? एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल। अब ये जो 12 सेल जो आगे चल के एंथ्रीडिया का निर्माण करेगी, ये डिवाइड होती है दो पार्ट में। एक आपकी डिवाइड होगी, एक आपकी डिवाइड होगी एंथ्रीडियल सेल 11+1, 11+1। तो 11 सेल होगी, ये तो आपके बनाएगी एंथ्रीडिया की जैकेट। ये तो होगी आपकी जैकेट सेल, मतलब उसकी ये उसके चारों ओर जैकेट बनाएगी। और एक जो होगी वो आपके बनाएगी एंड्रोगोनिया, एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल सेल। इसका मतलब ये जो एंड्रोगोनियल सेल है ये आगे चल के बनाएगी एंथ्रोजोइड्स, मतलब इसका मेल गैमेट बनाएगी। तो ध्यान आया आपको? क्वेश्चन क्या पूछा अब आप देख लो ऊपर। क्वेश्चन इतना ही पूछा था कि सिलेज इंदिला के अंदर जो 13 सेल का जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये 13 सेल का मेल गैमेटोफाइट इसने क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें एक सेल होती है प्रोथेलियल सेल, 12 सेल होती है आपके एंथ्रीडियल सेल। तो देखो क्या है कि 7 सेल होती है एंथ्रीडियम, नहीं ये बात गलत है। 8 सेल होती है एंथ्रीडियम, ये बात भी गलत है। 11 सेल होती है एंथ्रीडियम के अंदर, ये बात भी गलत है। 12 सेल होती है एंथ्रीडियम के अंदर, हाँ ये बात सही है। और एक सेल होती है आपकी प्रोथेलियल सेल के अंदर, ये सही है। अब देखो इसने क्वेश्चन को यहाँ पे लाके पूरा कर दिया। अब अगर क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे एग्जाम में कि ये जो 12 एंथ्रीडियल सेल होती है इनमें से कितनी जैकेट में होती है और कितनी आगे चलकर एंड्रोगोनियल या एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करेगी। तो इन 12 को डिवाइड करना 11+1 के अंदर। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर पढ़ा हो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ रखा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर कि टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स आर नॉन्स। बिल्कुल सिंपल है, आप सभी ने क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा। देखो इधर मैं इसको आपको एक सीक्वेंस में बताता हूँ, जिसको आता है वो इसको सोल्व कर लो, नहीं आता उसको बता देता हूँ। जब जब बात आएगी आपके टेरिडोफाइटा की, जब टेरिडोफाइटा की बात आती है, जब भी टेरिडोफाइटा की बात आएगी तो ध्यान रखना इसके अंदर जो लीफ होती है, टेरिडोफाइटा की जो लीफ होती है ये आपकी होती है दो प्रकार की। एक होती है स्पोरोफिल, सॉरी स्पोरोफिल नीचे लिखते हैं, एक होती है स्पोरोफिल, एक होती है आपके ट्रोफोफिल। क्या लीफ है? ट्रोफोफिल, ट्रोफोफिल। एक स्पोरोफिल, एक है ट्रोफोफिल। और दूसरी इसमें होती है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। ट्रोफोफिल उस लीफ को बोलेंगे जो लीफ क्या करती है? फोटोसिंथेसिस का काम करती है। जो लीफ प्रकाश संश्लेषण करती है उस लीफ को हम बोलेंगे ट्रोफोफिल। और जिस लीफ स्पोरोफिल उसको बोलेंगे जो लीफ स्पोर का निर्माण करती है। क्या करती है? स्पोर का निर्माण करती है, उस लीफ को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे सोल्व हो गया। क्या पूछा था? टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया धारण करने वाली पत्तियां, ठीक है। इसका मतलब जहां पर स्पोर बनेंगे वहां स्पोरेंजिया। अब एक शब्द आता है स्ट्रोबिलस, वापिस ध्यान से सुनना। एक टर्म है स्ट्रोबिलस, एक आता है सोरस, या इसको मैं बोल सकता हूँ सोराई। एक टर्म आती है स्पोरोकार्प। अब सुनो, इसको आराम से समझना, आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे। अब ये जो जैसे ये कोई एक लीफ है, इस लीफ को अगर ये लीफ, इस लीफ के नीचे आपने देखा होगा ये आपकी होती है स्पोरेंजिया, ये आपकी होती है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूं ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, मैं कह रहा हूं इस लीफ का ग्रुप, अगर ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोबिलस। तो मैंने लिखा ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। अगर स्पोरोफिल का ग्रुप है तो स्पोरोफिल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे?
स्ट्रोबिलस बोलेंगे। मुझे बताओ इस स्पोरोफिल के नीचे क्या बन रही है, ये सब क्या है, स्पोरेंजिया है। अब मैं बोलूं ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, तो इसको हम बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम बोलेंगे सोरस या सोराई, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। अब जो प्लांट एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जो टेरिडोफाइटा एक्वाटिक है, उस इस ये जो स्पोरेंजिया है ना, इस ये जो आपको रेड कलर जो आपको स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है, इस ये जो स्पोरेंजिया रेड कलर की, इस स्पोरेंजिया के चारों ओर कवरिंग पाई जाती है ऐसे, जैसे ये स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के चारों ओर इस प्रकार से कवरिंग पाई जाएगी। तो ये इसके चारों ओर जो कवरिंग पाई जा रही है ना स्पोरेंजिया के चारों ओर, उस कवरिंग को हम बोलेंगे स्पोरोकार्प। तो कवरिंग ऑफ स्पोरेंजिया, हमने क्या बोला, कवरिंग ऑफ स्पोरेंजिया हम किसको बोलेंगे, स्पोरोकार्प को बोलेंगे। तो स्पोरोकार्प होगा कवरिंग ऑफ स्पोरेंजिया। अब देखो यहाँ एक शब्द और आ रहा है आपके, यहाँ पर आपके एक आ रहा है, जैसे ये हमने पढ़ लिया स्पोरोफिल क्या है, अब ये पढ़ना, हमने सोरस पढ़ लिया। अब देखो एक आता है इंडूसियम, जब जब इंडूसियम की बात आती है, ये भी आपके क्या है, स्पोरेंजिया की कवरिंग है, स्पोरेंजिया कवरिंग। अब आप लोगों के ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब ये आया होगा कि सर स्पोरोकार्प को भी आप बोल रहे हो कि ये स्पोरेंजिया की कवरिंग है, और जब इंडोसियम की बात आई तो मैं इसको भी बोल रहा हूँ कि ये स्पोरेंजिया की कवरिंग है। अब देखो दोनों डिफरेंट, ध्यान रखो। जो स्पोरोकार्प होता है, जो एक्वाटिक टेरिडोफाइट है उसके अंदर पाया, जैसे एजोला, साल्विनिया, मार्सिलियम पाई जाती है, और जो टेरिडोफाइट टेरिस्ट्रियल होते हैं, जो स्थल पे पाए जाते हैं, उनके चारों ओर स्पोरेंजिया की कवरिंग को बोलेंगे इंडूसियम। दूसरा और डिफरेंट क्या है, जो स्पोरोकार्प होता है ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसी है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये हमेशा स्पोरेंजिया के चारों ओर पाई जाएगी, भले स्पोरेंजिया यंग हो, भले वो मैच्योर हो चुकी है। लेकिन जो इंडूसियम होता है, ये जो यंग स्पोरेंजिया होती है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये उसके प्रोटेक्शन के लिए ये वहां पर पाई जाती है, ये मैच्योर स्पोरेंजिया के चारों ओर नहीं होती है। डिफरेंट, ये जो होती है ये थिक होती है, ये थोड़ी थिन होती है, ये इनमें डिफरेंट है। और इंड्यूसियम पाई जाती है, आप जैसे ड्रायोप्टेरिस है, टेरिस है, वहां पे पाई जाती है। फिर आप जब आगे तैयारी करोगे प्रोफेसर एग्जाम की, वहां पढ़ोगे फॉल्स इंड्यूसियम, ट्रू इंड्यूसियम, या किसमें इंड्यूसियम एब्सेंट होती है, ये सब वहां की बातें है। अभी मैंने आपको इतना बता दिया। एक होता है रेमेंटा। रेमेंटा क्या है, कुछ नहीं, टेरिडोफाइटा की लीफ के ऊपर ब्राउन कलर के हेयर पाए जाते हैं, उसको रेमेंटा बोलते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया हमारा ये। तो यहाँ क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया धारण करने वाली पत्तियां क्या कहलाएगी। तो हमने अभी पढ़ा कि इस ये जो हमारी लीफ थी, इस लीफ के नीचे ये स्पोरेंजिया पाई जा रही थी, तो जिस लीफ पर स्पोरेंजिया पाई जाती है उसको बोलेंगे स्पोरोफिल। इसका आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 1। और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि आपके स्ट्रोबिलस क्या होता है, सोरस क्या है, स्पोरोकार्प क्या है। तो मैंने आपको सब बता दिया। इसको देखो ऐसे सीक्वेंस ध्यान रखना, लीफ सॉरी टेरिडोफाइटा, दो प्रकार की लीफ, ट्रोफोफिल फोटोसिंथेसिस करेगी, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया पाई जाएगी, स्पोर बनाएगी। अब अगर ग्रुप हो स्पोरोफिल का तो बोलोगे स्ट्रोबिलस, अगर ग्रुप है स्पोरेंजिया का तो बोलोगे सोरस या सोराई, और उसके चारों ओर की कवरिंग को बोलोगे स्पोरोकार्प। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्लियर करता हूं मैं इसको। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो। क्या पूछा, निम्न में से किसमें नर व मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने वहां, मैंने जो आपको बताया था ना, एल्गी से एंजियोस्पर्म जाते हैं, तो वहां पर गैमेटोफाइट का धीरे धीरे वो रिड्यूस होता है, वो अविकसित होता है, और स्पोरेंजिया का स्पोरोफाइट का विकास होता है। अगर आपको वो लॉजिक समझ में आया तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस प्लांट ग्रुप के अंदर नर तथा मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब आप, नर तथा मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। नर तथा मादा गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से, सॉरी नहीं पाए जाते हैं ना, हाँ मैं भूल से, नहीं पाए जाते हैं। मुझे बताओ एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है, इसका मतलब यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, क्या है, स्पोरोफाइट, सॉरी
गैमिटोफाइट है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। फिर आता है टेरिडोफाइटा, हमें पता है कि टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, न ये डिपेंड करती है गैमेटोफाइट के ऊपर, न गैमेटोफाइट डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर, मतलब दोनों किसी पे भी निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र, अच्छा ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ना ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर आता है आपके जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म, हमें पता है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और इसकी भी स्पोरोफाइट है। हमने ये भी पढ़ा था कि गैमेटोफाइट जो होता है ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब इसका मेल गैमेटोफाइट भले फीमेल गैमेटोफाइट हो, भले इसका मेल गैमेटोफाइट हो फीमेल गैमेटोफाइट हो, ये दोनों डिपेंड करेंगे स्पोरोफाइट के ऊपर। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के अंदर गैमेटोफाइट कभी ये जो खुद स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। है समझ में? क्वेश्चन क्या है, किसमें नर तथा, कहने का मतलब किसमें गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, तो गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से किसमें नहीं पाया जाएगा, आपके जिम्नोस्पर्म का नहीं पाया जाएगा। अब अगर जिम्नोस्पर्म ऑप्शन में नहीं होता तो आपका आंसर होता है टेरिडोफाइटा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपकी जिम्नोस्पर्म। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कोरियोलॉइड रूट के बारे में, सॉल्व करो इसको। जिसको आता है वो इसको एक बार देख लो फिर सॉल्व करो। अब आपको समझ नहीं आया तो आप सामने देखो, फिर इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। अब जो कोरियोलॉइड रूट जो होती है ये आपके किस में पाई जाती है, तो एक आपको पता है कि ये आपके साइकस में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, आपके ये साइकस के अंदर पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ में, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में होती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन सी होगी, तो नॉस्टॉक तथा एनाबिना होती है। अब देखो ये जो रूट होती है ना, इस रूट के अंदर ये जो कोरियोलॉइड रूट होती है, इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये तीन पार्ट के अंदर विभाजित या डिवाइड होता है। बाहर वाला होगा उसको हम बोलेंगे आउटर कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे, आउटर कॉर्टेक्स। जो बीच वाला होगा उसको हम बोलेंगे मिडल कॉर्टेक्स, और जो सबसे अंदर होगा इसको मैं बोलूंगा इनर कॉर्टेक्स। ये जो मिडल कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर आपके पाई जाती है ये एल्गी, मतलब इसको मैं बोलूंगा एल्गल जोन या एल्गी जोन। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये इसके मिडिल कॉर्टेक्स में पाई जाएगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोरियोलॉइड रूट में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एल्गी के साथ में, वो कॉर्टेक्स से किस पार्ट में होती है, उसके मिडिल कॉर्टेक्स या मध्य के भाग में होती है। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में जम्मू कश्मीर पीएससी ने एक ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, जो कोरियोलॉइड रूट होती है ये आप अब देखो, रूट जो होती है ना, रूट हमेशा से नीचे जाती है ना, तो उसको हम के क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रही है। लेकिन जो कोरियोलॉइड रूट होती है वो ऐसे नीचे नहीं जाकर ऐसे वापस ऊपर की ओर आती है, जैसे स्टेम आता है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। मतलब ये नीचे की ओर ग्रो नहीं करके ऊपर की ओर आती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये ऊपर की ओर क्यों आती है, रूट तो नीचे जानी चाहिए ना ऐसे सॉइल के, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इस रूट को वापस ऊपर आना पड़ता है, मतलब सोइल के बाहर आना पड़ता है, नेगेटिव जियोट्रोफिज्म। दूसरा देखो, ये जो रूट होती है ये इस प्रकार से द्विशाखित होती है, मतलब इसमें डाइकोटोमसली ब्रांच पाई जाती है। और इस कोरियोलॉइड रूट के अंदर किसी भी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, सर सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं पाई जाती है जब इसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना रूट का मेन काम क्या होता है, रूट का मेन काम होता है प्लांट को एक जगह पर स्थिर रखना, मतलब उसको मैकेनिकल तथा फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन कोरियोलॉइड रूट का मेन काम क्या है, कोरियोलॉइड रूट का मेन काम है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना। तो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ की नीड होगी, तो जहां जहां प्रोटेक्शन देना होता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ काम आती है। तो कोरियोलॉइड रूट का मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ या तो एब्सेंट होती है या बहुत कम होती है। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, कौन सा कथन गलत पूछा है। फर्स्ट है कोरियोलॉइड रूट है एल्गल जोन, हाँ ये बात सही है कि इसके मिडिल कॉर्टेक्स में एल्गल जोन पाया जाता है।
कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएट इन कोरियोइड रूट, ये बात गलत है। हमने कहा ना कि इसका कॉर्टेक्स 3 भागों में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। ये बात गलत इसने बोली है। कोरियोइड रूट सो लिटिल या नो सेकेंडरी ग्रोथ, हाँ मैंने अभी बताया कि कोरियोइड रूट जो होती है वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, इसलिए वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोरियोइड रूट आर प्रेजेंट इन साइकस, ये बात भी सही है। अब जम्मू कश्मीर पीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कोरियोइड रूट के अंदर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ग्रोथ होती है या पॉजिटिव, ध्यान रखना नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ग्रोथ होती है। उसी एग्जाम का एक स्टेटमेंट ये भी था ऑप्शन के अंदर कि कोरियोइड रूट जो होती है वो इस प्रकार से द्विशाखित होती है, इस प्रकार से मतलब 2 ब्रांच के डिवाइड होती है, क्योंकि अपने इस सरफेस एरिया को बढ़ाती है। ये क्वेश्चन वहां पूछे हुए। तो यहाँ पर क्या पूछा, इसने गलत पूछा है ना, तो गलत का मतलब ये हुआ यहाँ पर हमारे ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? इन टॉपिक को ऐसे पढ़ा करो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। टाइम अपने ज्यादा हो गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी। किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है? एंजियोटेरिडोजिम्नोब्रायोफाइटा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपको आता होगा। अब यहाँ पे 3 बात आती, एक बात आती है एंडोस्पर्म की, एक आपके बात आएगी ओव्यूल की, एक बात आएगी आपके ओवेरी की। अब देखो मैं आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब एंडोस्पर्म की बात आती है तो ध्यान रखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ जिम्नोस्पर्म की तो आपको पता है उसमें होगा हैप्लोइड। अगर मैं बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म की तो एंजियोस्पर्म ये होता है आपके ट्रिप्लोइड होता है। एंडोस्पर्म का मुख्य काम क्या है? तो जो भ्रूण बनता है ना प्लांट के अंदर, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो को भोजन देने का जो काम है, जो न्यूट्रिशन का काम जो कौन करता है आपके, ये एंडोस्पर्म करता है। अब बात आती है ओव्यूल की। पहले बात मुझे ये बताओ, ये ओव्यूल आगे चल के किसका निर्माण करेगा? तो आपको पता है कि ओव्यूल आगे चलकर सीड का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देखो, मुझे बताओ ओव्यूल या सीड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ प्रेजेंट, एक मैं लिख रहा हूँ, सॉरी ये मैंने लिखा प्रेजेंट, ऊपर लिखा एब्सेंट। तो ओव्यूल कहाँ कहाँ एब्सेंट होते हैं? या आप ऐसे बोलो सीड कहाँ कहाँ एब्सेंट होते हैं? तो आपको पता है कि एल्गी में सीड एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइटा में भी एब्सेंट होता है, और टेरिडोफाइटा के अंदर भी एब्सेंट होता है। ओव्यूल प्रेजेंट कहाँ कहाँ होगा? ओव्यूल प्रेजेंट वहां होगा जहाँ सीड बनेगा। तो सीड आपके जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में बनता है। अब इस ओवेरी का काम क्या मुझे बताओ? तो आपको पता है कि जो ओवेरी होती है वो आगे चलकर फ्रूट, या मैं कह सकता हूँ फ्रूट वॉल, और इसी फ्रूट वॉल का दूसरा नाम होता है पेरिकार्प का निर्माण करती है ना। अब देखो ये कहाँ का प्रेजेंट है, ओवेरी कहाँ का प्रेजेंट होगी और कहाँ का एब्सेंट होती है। तो आपको पता है कि फ्रूट कहाँ बनेगा, ओवेरी प्रेजेंट होती है ओनली एंजियोस्पर्म के अंदर, एब्सेंट कहाँ होगी? तो आपकी एल्गी में एब्सेंट है, ब्रायोफाइटा में भी एब्सेंट है, टेरिडोफाइटा में एब्सेंट है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है। अब क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन क्या पूछा? इन विच द, क्या है, इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवेरी। इसने कहा कि किस प्लांट ग्रुप के अंदर ओवेरी जो होती है वो ओव्यूल को कवर नहीं करती है। आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, बीच में ऐसे ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल के चारों ओर ओवेरी पाई जाती है। अब ये ओव्यूल ये अंदर सीड बनाएगा, सीड के बाद में ये फ्रूट बन जाएगा। इसने पूछा है कि ये जो ओवेरी है ये किसके अंदर नहीं पाई जाती है? तो जो ओवेरी होती है, अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं है। अब ठीक है, अब देखो बीजांड कहाँ पाया जाता है पहले मुझे ये बताओ। बीजांड मतलब ये ओव्यूल, ओव्यूल आपके पाया जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। इसका मतलब हमें यहाँ ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, क्योंकि यहाँ ओव्यूल ही नहीं है। यहाँ पर एक ओव्यूल पाया जा रहा है, एक पाया जिम्नोस्पर्म में। फिर पूछा है कि किसमें ढका हुआ नहीं होता है? ओवेरी से। तो हमें पता है कि ओवेरी एब्सेंट कहाँ होती है? जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। तो ये जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है, मतलब यहाँ पर ये नेकेड ओव्यूल या नेकेड सीड पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? कर लो। जब आप यूजी की बुकें पढ़ोगे, या आपने यूजी या आपने एमएससी की बुक पढ़ी होगी, जब आपने एमएससी की, तब जब साइकस की बात आती है, अब देखो आप, साइकस के अंदर 2 प्लांट है। एक प्लांट का नाम है आपके साइकस रिवोल्यूटा, आपने खूब नाम सुना होगा, साइकस रिवोल्यूटा। क्या नाम है? साइकस रिवोल्यूटा। ये जो साइकस रिवोल्यूटा प्लांट है,
ये प्लांट इंडिया के अंदर साइकस रिवोल्यूटा, मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर इस प्लांट के जो फीमेल प्लांट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और जो मेल प्लांट होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, साइकस रिवोल्यूटा के इंडिया के अंदर फीमेल प्लांट ज्यादा है और मेल प्लांट कम है। तब इस साइकस रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया ये आपके सेक्सुअल, क्योंकि मेल की संख्या कम है। तब इसने क्या किया, इस साइकस का जो स्टेम है, इसका जो स्टेम है, इसके स्टेम का जो मतलब आधारीय भाग है, मतलब जो बेसल पार्ट है, ये जो बेसल पार्ट है, इस बेसल पार्ट के अंदर इसका जो कॉर्टेक्स है, इसका जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स से बनती है आपके बड का निर्माण होता है या कलिका का निर्माण होता है। यही बड आगे चलकर आपके न्यू प्लांट का निर्माण करती है। आया समझ में? क्योंकि फीमेल मेल प्लांट कम है, उसमें रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता यहाँ पर सेक्सुअल, इसलिए बड बनती है यहाँ पर। एक तो ये हो गया। एक दूसरा प्लांट आता है साइकस सर्सिनेलिस। क्या नाम है? साइकस सर्सिनेलिस। प्लांट का नाम क्या है? साइकस सर्सिनेलिस। ये जो साइकस सर्सिनेलिस का प्लांट है, भारत के अंदर इसके जो मेल प्लांट होते हैं वो तो है ज्यादा, तथा इसके जो फीमेल प्लांट है वो क्या है, संख्या में कम है। तब इसने क्या किया, इसकी जो रूट होती है, आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, एक सकर्स बनते हैं, ये आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, इसकी रूट में सकर्स बनते हैं, ये सकर्स आगे चलकर न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बड या बलबील का मतलब एक ही है ना, बड या बलबील का मतलब एक ही है, मतलब इसका मतलब होता है कलिका का निर्माण होना। तो साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कलिका के द्वारा होता है। आया समझ में? फिर पूछा जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था पीछे, इसका आंसर आपको पता है, ये ट्रिप्लोइड होता है। और ये हैप्लोइड किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर। सॉरी, हाँ ये जिम्नोस्पर्म है। अच्छा सॉरी, यहाँ इसने जिम्नोस्पर्म का पूछा ना, तो जिम्नोस्पर्म का हो जाएगा आपके हैप्लोइड। अगर एनजीओ पूछता तो आपके होता ट्रिप्लोइड। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो, पढ़ो इसको सोल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। निम्न कथनों निम्न कथनों में किस पादप समूह का वर्णन किया गया है? स्टेटमेंट पढ़ने है, बताना है कि ये कौन से प्लांट के बारे में बात हो रही है, कौन सा प्लांट ग्रुप है। पढ़ते हैं। हेट्रोस्पोर आर प्रोड्यूस हैप्लोइड एंड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हाँ ये बात सही है कि हेट्रोस्पोर में दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही हमें अच्छा पहचान करनी है। रूट आर जनरली टैप रूट, इसका मतलब एल्गी में रूट नहीं है, ब्रायोफाइटा में रूट नहीं है, टेरिडोफाइटा में रूट थोड़ी बहुत बनती है। फिर पूछा है कि जिम्नोस्पर्म की रूट क्या होती है? टैप रूट होती है। इसका मतलब ये बात भी इसने कहा कि रूट उसकी टैप रूट सिस्टम है। तो एल्गी यहाँ से हट गया हमारा, ब्रायोफाइटा भी हट गया। फिर इसने कहा कि हेटेरोस्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवेरी वॉल। हो गया क्वेश्चन सोल्व हमारा यहाँ से कि ओव्यूल यानी बीजांड के चारों ओर अंडाशय नहीं पाया जाता है। तो किसका करेक्टर है? जिम्नोस्पर्म का करेक्टर है। ये किसका करेक्टर है? जिम्नोस्पर्म का करेक्टर है ये। और ये जो है ना, ये भी आपके करेक्टर जिम्नोस्पर्म का है, और ये भी इसमें जिम्नोस्पर्म है। और लास्ट है सिकोया इज वन ऑफ द टेलेस्ट ट्री ऑफ द प्लांट। अब जब सीधा दे दिया, जो सिकोया है ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन आपके जो अभी वाला जो लेटेस्ट एग्जाम था 2024 वाला, सॉरी ये 2025 में जो पेपर हुआ था, उसमें आंसर की में उन्होंने गलत दिया था, वापिस मेरे हिसाब से ये इसका आंसर उन्होंने आरपीसी ने चेंज किया होगा। तो देखो यहाँ से पता पड़ रहा है कि सिकोया नाम आते ही हमें पता है कि सिकोया जिम्नोस्पर्म का है। तो सिकोया जिम्नोस्पर्म का है, तो हमने कहा ये इसका जिम्नोस्पर्म। ये यहाँ से और हमारा आंसर क्लियर हो गया कि ओव्यूल के चारों ओर ओवरी नहीं पाई जाती जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल फ्लोरिड, ये लो आ गया ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसीएफ में पीवाईक्यू, सेम का सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट। कि फ्लोरिडिन स्टार्च किसका है? तो फ्लोरिडिन स्टार्च रेड एल्गी का है। बाकी सबका पता है, स्टार्च तथा ऑयल ड्रॉपलेट, मैनिटोल तथा लेमिनेरियन, इसके अंदर आपके पाया जाएगा उधर, इसमें एक स्टार्च है, उसके साथ में इसमें आपके वो म्यूकोजेंथिन करके ऐसे होते हैं, मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, रिजर्व फूड मटेरियल का, वो भी इसके नाम से ही है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसीएफ, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ पीवाईक्यू। पायरेनोइड्स क्या है? पायरेनोइड्स क्या है?
आपको समझ आ गया होगा पायरेनोइड्स क्या है, तो मैं बोल के बता देता हूँ। पायरेनोइड्स कुछ नहीं, एक प्रकार के कंपार्टमेंट होते हैं, या मैं कह सकता हूँ स्टोरेज कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट या मैं कह सकता हूँ स्टोरेज ऑर्गन होते हैं प्लांट के अंदर। ये मुख्यतः एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। और पायरेनोइड्स का काम क्या होता है? स्टार्च, मतलब सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड का स्टोरेज तथा उसका सिंथेसिस करना। उसके अलावा और क्या है इसके बारे में स्पेशल? तो पायरेनोइड्स जो होते हैं वो आपके एल्गी के साथ साथ में ब्रायोफाइटा की जो एंथोस्रोटोप्सिडा क्लास होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये किसी को इंटरव्यू में पूछा गया था कि कौन सा ब्रायोफाइटा की क्लास एल्गी के साथ में सिमिलर और क्यों है? तो पायरेनोइड्स अपने आप में एक एल्गी का करेक्टर है, वहीं ब्रायोफाइटा की एंथोस्रोटोप्सिडा क्लास के अंदर भी पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। इसलिए हम ब्रायोफाइटा की एंथोस्रोटोप्सिडा क्लास को हम एल्गी के समान मानते हैं। उसके अलावा और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पायरेनोइड्स जो होते हैं वो आपके जेंथोफाइसी तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होते हैं। पायरेनोइड्स मुख्य रूप से आपके जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं तथा उसको स्टोर करते हैं। लेकिन बेसिलियोफाइसी का एग्जांपल है डाइएटम्स, उसके अंदर ही लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। पायरेनोइड्स की स्ट्रक्चर में अब आपको पता है कि प्रोटीन और स्टार्च में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो आप कहोगे सर प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए और हमारे लिए भी। तो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हमेशा बीच में सेंटर में रखते हैं, तो प्रोटीन आएगा सेंटर के अंदर। इसको चारों ओर से कवर किया रहता है आपके स्टार्च। अब ऑप्शन पढ़ लो। कोर ऑफ स्टार्च सराउंड बाई प्रोटीन। कोर प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन ये सेंटर सराउंड बाई स्टार्च सीट। ये बात सही है कि प्रोटीन इसके सेंटर में पाया जाता है, स्टार्च इसको चारों ओर से घेर के रखता है। कोर ऑफ प्रोटीन सराउंड बाई फैटी सीट नहीं है, इसमें लिपिड नहीं होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो अगले को। ये मैंने देखो लाइफ साइकिल अभी मैंने आपको बता दी है। इस क्वेश्चन को लॉजिक से सोल्व करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रटने का नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के आप इसको पॉज करके सोल्व कर लेना, मैं बता देता हूँ। मैं लॉजिक बताता हूँ। सबसे सिंपल लाइफ साइकिल कौन सी है? तो आप कहोगे सर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल सबसे सिंपल लाइफ साइकिल है। जब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल सबसे सिंपल लाइफ साइकिल है, इसका मतलब ये सबसे सिंपल प्लांट ग्रुप के अंदर पाई जाएगी। इसका मतलब हैप्लोन्टिक आपके कहाँ पाई जाएगी? हैप्लोन्टिक पाई जाएगी आपके जो सबसे मेन, जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप है। आया समझ में? हैप्लोन्टिक के बाद उससे थोड़ी एडवांस कौन सी होती है? उससे एडवांस होती है डिप्लोन्टिक। बताओ इसके बाद में कौन से प्लांट ग्रुप आएगा? इसके बाद में आपका आएगा टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा आएंगे। फिर हैप्लोडिप्लोन्टिक कौन सा है? हैप्लोडिप्लोन्टिक। एक मिनट एक मिनट। सबसे प्रिमिटिव हैप्लोन्टिक, उसके बाद में इसके बीच की आएगी हैप्लो डिप्लो के बीच की आएगी, तो ये आपके हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो ये इसके बीच में आपके प्लांट आते हैं टेरिडो और ब्रायोफाइटा। और सबसे एडवांस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर सबसे एडवांस पाई जाएगी लाइफ साइकिल, इसका हो जाएगा आपके ये एल्गी और तो जिम्नो और एनजीओ। अब मिला दो आप, तो ए का हो जाएगा आपके थर्ड। ये आपके ये कट गया पहले से और आपके ये भी कट गया। यहाँ ए का थर्ड, ए का थर्ड। उसके बाद बी का आपके हो जाएगा सेकंड, ये बी का सेकंड हो गया, इसका मतलब ये भी कट गया। और सी का आपके हो जाएगा वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? बिल्कुल मैं वापस बताता हूँ। सबसे प्रिमिटिव लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक, उससे थोड़ी एडवांस हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक, और सबसे एडवांस डिप्लोन्टिक। अब आप उसके अकॉर्डिंग प्लांट को सेट कर दो, प्लांट ग्रुप को, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर फर्स्ट ग्रेड का पीवाईक्यू। इसको सोल्व करो। एजोला किसका उदाहरण है? तो आप सबको पता है कि एजोला किसका उदाहरण है। एजोला आपके उदाहरण है टेरिडोफाइटा का। मेरे को इसके बारे में 2-3 बातें बता दो। एजोला सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। एजोला एक प्रकार से एक्वाटिक टेरिडोफाइटा है। और एजोला जिस पानी के अंदर पाया जाता है उसके ऊपर रेड कलर की सरफेस बन जाती है पानी के अंदर। और ये एक प्रकार से बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज किया जाता है एजोला को। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। पाइनस का भ्रूणपोष होता है। पाइनस का भ्रूणपोष क्या होता है? अब देखो इसको आप एंडोस्पर्म मत बोल देना है ना, एंडोस्पर्म मत बोल देना। एंडोस्पर्म है ना, आपने पढ़ा होगा ना कि पाइनस क्या जिम्नोस्पर्म है। पाइनस का जिम्नोस्पर्म भी क्या होता है? हैप्लोइड होता है। इसने पूछा है कि पाइनस का एम्ब्रियो सेक, पाइनस का एम्ब्रियो सेक,
पाइनस का एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा है। अब देखो आपने एक पढ़ा होगा, जब आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी प्लांट की, वहां आपने पढ़ा होगा मेगास्पोर, पढ़ा होगा ना, मेगास्पोर। मतलब 4 बनते हैं मेगास्पोर, उनमें से 3 तो आपके नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, यही बोलते हैं ना। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यही आगे चल के किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश। अब आपको पता है कि ये चारों कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, क्योंकि मियोसिस से बनते हैं, इसका मतलब ये भी हैप्लोइड है। इस मेगास्पोर से ये एम्ब्रियो सैक बना, इसका मतलब ये भी हैप्लोइड है। इस सर एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, इस एम्ब्रियो सैक में एग सेल होगी, इसके अंदर एंटीपोडल सेल होगी, इसके अंदर सिनर्जिड सेल होती है। ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर पाया जाता है, तो ये एम्ब्रियो सैक आपके पाया जाता है ओव्यूल के अंदर। किसमें पाया जाता है, बीजांड के अंदर पाया जाता है। अब इसकी हम तुलना करते हैं हमारे एंडोस्पर्म के साथ में। किससे तुलना करते हैं, एंडोस्पर्म के साथ में। तो देखो, जो एंडोस्पर्म होता है ये भी आपके एन होता है, ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब ये एंडोस्पर्म क्या है, तो ये कुछ नहीं, एक प्रकार का न्यूट्रिटिव, ये एक प्रकार का न्यूट्रिशनल टिश्यू होता है जो पोषण प्रदान करता है। किसको, ये भोजन देता है, भ्रूण को भोजन देता है। डिफरेंट क्या है, ध्यान रखना, एम्ब्रियो सैक का निर्माण निषेचन से पहले होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, लेकिन एंडोस्पर्म का निर्माण जो होता है वो आपके फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद में होता है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा ये एक प्रकार से, और इसमें, हाँ, इसमें एग सेल होती है, एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड सेल है, इसके अंदर ये ट्रिप्लोइड है। ये आपके जिम्नोस्पर्म में होगा हैप्लोइड, और जब बात आएगी एंजियोस्पर्म की, वहां आपके ये हो जाएगा ट्रिप्लोइड हो जाएगा। इसका निर्माण निषेचन से पहले होता है, उसका निर्माण निषेचन के बाद में होता है, ये आप सबने देखा होगा। तो यहाँ पूछा है कि एम्ब्रियो सैक पाइनस का, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, तो एम्ब्रियो सैक हमेशा क्या होगा, हैप्लोइड। अब आपके मन में आ रहा है सर अगर यहाँ पर एंजियोस्पर्म का पूछते तो भी ध्यान रखना कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण हमेशा मेगास्पोर से होता है, मेगास्पोर हमेशा एन होगा, तो जब एन से कोई स्ट्रक्चर बन रही है तो हमेशा हैप्लोइड होगी। जिम्नोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो सैक एन है, एंडोस्पर्म एन है, एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो सैक एन है, जबकि एंडोस्पर्म 3n होगा। आया राइट इसका आंसर, इसका हो जाएगा हैप्लोइड। अच्छा, ये आपके पूरे हो गए ना। तो ये हमने आपके डाइवर्सिटी के अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने आपको पूरे सॉल्व करा दिए अच्छे से। डाइवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में 29 क्वेश्चन थे, कहाँ से कहाँ कितने आ रखे ये भी मैंने करा दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब अगली क्लास में अपन देखेंगे टेक्सोनॉमी, उसके साथ में मॉर्फोलॉजी, उसके साथ में हम देखेंगे प्लांट फैमिली के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोस्टेट के बारे में, ऐसे ऐसे करके अपन। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो आपके टेक्निक्स पीछे बच रखी है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, पीसीआर है, जो जो बच रखी है अपन एक क्लास में पूरी कर लेंगे। ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास उस टाइम देखो जब आपके पढ़ने का मन नहीं हो, आप खाना बना रहे हो, आप या खाना खा रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, मतलब जब जब पढ़ने का मन नहीं हो तब तब इस क्लास को देख लो 1.5 पे, या जिस स्पीड में आपको देखना है उस स्पीड में करके क्लास को देख लो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने लैब का पेपर देखा होगा, मैक्सिमम पीवाईक्यू आ रही है, बायोलॉजी में क्वेश्चन ही नहीं, आप कहाँ से लेके आओगे। तो क्वेश्चन हमेशा एक पहले किसी एग्जाम में आ रखा, उसी को वापस तोड़ मरोड़ करके आपके सामने उस क्वेश्चन को नया लाया जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू वे में करते रहिए। अब केवल 20 दिन की बात है, अपने मन को समझा दीजिए 20 दिन के लिए मुझे अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो मन में आई वो करना। तो थैंक यू।